आइए। आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन नमस्कार करता हूं, स्वागत करता हूं आपको इस अद्भुत खेल में जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। देवियों और सज्जनों, इस हफ्ते हमें इस दौर की तीसरी करोड़पति मिली और सबसे खुशी और गर्व की बात यह है कि तीनों की तीनों महिलाएं। अब तो जब भी एक महिला मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ जाती हैं, मैं एकदम तैयार हो जाता हूं कि आज तो फिर से कमाल होने वाला है। इसलिए जब कल हेमलता पवागढ़ी जी हॉट सीट पर आई तो उम्मीद फिर से बढ़ गई। इन्होंने कल 3000 रुपये जीत लिए थे और इनकी 3 लाइफलाइंस अभी भी सुरक्षित हैं और जीवित हैं। अब हम इनके साथ खेल प्रारंभ करते हैं और इसके बाद हमारा विशेष कार्यक्रम होगा कर्मवीर। हेमलता जी, एक बार फिर आपको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं और आपका स्वागत करते हैं तालियों के साथ। साथ में आपके कंपेनियन के रूप में आपकी सुपुत्री आई हुई हैं, निनी जिनका नाम है, और आपकी छोटी बहन चेतना जी। स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। ऑलराइट हेमलता जी, हमारे पास एक वीडियो है जो हम लोगों ने आप पर बनाया है। अच्छा। उसको देख लेते हैं, हमारे दर्शक भी उसको देखें। हाँ जी। मेरी फैमिली में अभी सिर्फ मैं और मेरी बेटी है। मेरे हस्बैंड की 2015 में डेथ हो गई। मैंने 87 से 2011 तक बैंक में जॉब किया और मैं सीनियर मैनेजर रिटायर हुई। मैंने स्कूल कॉलेज में सी एक्सपीडिशंस के बारे में बहुत पढ़ा था, तो मुझे था कि क्या हम भी समुद्र में जा सकते हैं, कुछ काम ऐसा कर सकते हैं। जब मैंने ये मॉन्टेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता चला तो मैंने वहाँ जाना चाहा, पर पता चला कि वहाँ से सारे लड़के ही हैं, कोई लड़की तो नहीं है। और वो लोग भी मुझे इतनी जल्दी एज ए मेंबर इंक्लूड करने को तैयार नहीं थे, क्योंकि ये थोड़ा काम डिफिकल्ट है। डिजास्टर कुछ होता है तो जाना पड़ता है। तो ये लड़की कैसे मैनेज कर पाएगी, पर मैंने वो सब बाधाएं पार कर दी। यूजुअली क्या होता है कि लड़कियों को किसी चीज़ के लिए कोई ना बोल देता है तो वो पीछे हट जाती है, पर मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। मुझे जो चाहिए वो मैं अचीव करके ही रहती हूँ, और शायद इसी मेरे नेचर की वजह से ये मैं डिजास्टर मैनेजमेंट के एनजीओ में आज डायरेक्टर हूँ। आज आप आवाज जोड़ाना संकेत हो। ये एनजीओ डिजास्टर में एक्चुअल लाइफ सेविंग का काम करता है और फ्लड रेस्क्यू की ट्रेनिंग भी देता है। क्या एक त्राटक से 1994 में हमने डबका से बॉम्बे का एक्सपीडिशन किया था। मेरी एक सिस्टर ने माउंटेनियरिंग इंस्ट्रक्टर माउंटेनियरिंग का कोर्स वगैरह किया और एक सिस्टर कॉमर्शियल पायलट बन गई, और मैं ये पानी के साथ जुड़ी हुई एक्टिविटी कर रही थी। तो हमारे फ्रेंड सर्कल में से किसी ने कहा था कि क्या आप तीनों बहनों ने आसमान, जमीन और समुंदर बांट लिया है क्या? मेरा एनजीओ मॉन्टेस यही मेरा घर है, ये मेरे लिए सब कुछ है और मैं इसी के लिए कुछ करना चाहती हूँ। ये तो बहुत बहादुरी का काम है। और आप कह रहे हैं कि जब आप गई वहां भर्ती होने के लिए, हाँ जी, तो उन्होंने मना कर दिया कि आप तो महिला हैं, आप ये काम नहीं कर पाएंगी। ये तो लड़कों का काम है। आधी रात को डिजास्टर होता है तो जाने का, ऐसे बोट में जाने का कोई टाइम निश्चित नहीं है, कितना घंटा लगेगा वो निश्चित नहीं है। पर मैंने कहा नहीं, मुझे यही काम करना है, मुझे यही सीखना है, मुझे इसी एनजीओ में रहना है। मैंने फिर उसमें धीरे धीरे काम शुरू किया और आज तो 38 साल से कर रही हूँ उसमें काम। क्यों निर्णय लिया आपने कि आपको यही काम करना है? मुझे समुंदर से बहुत लगाव है, अच्छा लगता है सर। हाल ही में कुछ ऐसा हुआ हो या आपके जीवन में कोई ऐसा हुआ हो, कोई ऐसा हादसा हाँ जी, जहाँ पर आपकी टीम और आप गई हो और आपने उनको संभाला हो, हाँ जी, बचाया हो? हाँ जी, अभी 3-4 साल पहले कुछ लोग बहुत बाढ़ आने की वजह से टांकी पर चढ़ गए थे, गांव की टांकी पर। इतना अच्छा। पानी आ गया था तो काफ़ी सारे लोग थे। तो फिर हमें पता चला तो हम बोट लेके गए
और इतने बहुत ज़्यादा करंट था और बहुत वो रिस्की ऑपरेशन था, फिर भी उधर तक गए और रात के अंधेरे में वो सब 110 लोगों को वहां से निकाल के 110 लोग और टंकी में से 100-200 को लोगों को सबको एक एक करके लेके ले गए। और सर देखिए उधर 3-4 बजे तो पूरा टांकी पानी में था, भर गया पानी हाँ से। भर गया। अगर हम नहीं जाते तो वो 110 लोगों का बच पाना मतलब पॉसिबल ही नहीं था, मुश्किल नहीं, पॉसिबल ही नहीं था। ऐसा है सर। ज्यादातर काम उसी समय होता होगा आपकी टीम का जब बाढ़ आती है। हाँ जी, बाढ़ आती है। मेनली हमारा जो स्पेशलाइजेशन है डिजास्टर में वो फ्लड रेस्क्यू है। फ्लड रेस्क्यू है सर। ओके। हेमलता जी, सारे नियम आपको मालूम है? हाँ जी। केवल जो हमारी जो एक्सपर्ट हैं उनका परिचय मैं आपको दे देता हूँ। हाँ जी। देवियों सज्जनों, एक्सपर्ट के रूप में हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ी रहेंगी अर्चना गरोडिया गुप्ता जी। हमारे ये देखिए आ गई। अर्चना जी, प्रणाम करता हूँ एक बार फिर आपको और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्ते अमित जी, नमस्ते हेमलता जी। जब कभी भी आपको इनकी आवश्यकता पड़े हाँ ना जी, लाइफलाइन की, बिल्कुल पहुंच जाइएगा इनके पास। बिल्कुल सही उत्तर मिलेगा आपको। बिल्कुल। अर्चना जी, एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अभिनंदन तालियों के साथ। हेमलता जी, शुरू किया जाए हाँ खेल? जी, हाँ जी। इसी के साथ शुरू करते हैं देवियों सजने, कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। 3 प्रश्नों का आपने सही उत्तर दे दिया था, जीत गए आप 3000 रुपए। आज इस खेल की शुरुआत होगी चौथे प्रश्न से। हाँ जी। मूल्य है 5000 रुपए। चौथा प्रश्न हेमलता जी आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। म्यूचुअल फंड के संदर्भ में इनमें से क्या एसआईपी को सही तरीके से वर्णित करता है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ म्यूचुअल फंड्स, व्हिच ऑफ दीज बेस्ट डिस्क्राइब एसआईपी? A, investment in tea companies. B, a method of regular investment. C, name of a RBI bond, a type of dividend. हिंदी में बोलता हूँ, चाय कंपनियों में निवेश, नियमित निवेश का तरीका, आरबीआई के एक बॉन्ड का नाम या एक प्रकार का लाभांश। सर प्लीज लॉक बी। बी, मेथड ऑफ रेगुलर मेथड ऑफ रेगुलर इन्वेस्टमेंट। बी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। वाह क्या बात है, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न आ गया, खेल का पहला पड़ाव। 10,000 रुपए मूल्य है इसका। 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा हेमलता जी। काका हाथरसी, फिराक गोरखपुरी और मजरू सुल्तानपुरी जैसे साहित्यकारों के नाम में किस राज्य के शहरों का जिक्र है? Towns of which state feature in the names of literary figures like Kaka Hathrasi, Firak Gorakhpuri and Majru Sultanpuri? A, बिहार, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश या डी उत्तर प्रदेश? सर प्लीज लॉक डी उत्तर प्रदेश। श्योर है? हाँ जी सर। ताला लगा दिया जाए? हाँ जी सर। कैसे अनुमान लगाया आपने? सर ये सब बड़े नाम है सर, काका हाथरसी, सुल्तानपुरी जी, फिराक गोरीपुरी जी। उनके नाम से आपको प्रदेश का नाम बोलना था। हाँ मालूम है। डी पे ताला लगा दें, ताला लगा दें। हाँ जी सर। डी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। फिराक गोरखपुरी, मजरू सुल्तानपुरी, काका हाथरसी सब महान लेखक थे, कविगण, हास्य कविगण काका हाथरसी। और ये तीनों के तीनों जो हैं, इनके नाम जो हैं इनके शहरों से जुड़े हुए हैं, जो कि सब उत्तर प्रदेश के शहर हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आ गया है छठा प्रश्न और चल पड़ी जी, आपको देंगे 60 सेकंड। हाँ जी। छठा प्रश्न 20,000 रुपयों के लिए आपके सामने ये रहा। इनमें से किसने कई बेस्ट सेलिंग पाक कला पुस्तकों की रचना की, जिसमें द प्लेजर्स ऑफ वेजिटेरियन कुकिंग उनकी पहली पुस्तक थी? बिगिनिंग विद द प्लेजर्स ऑफ वेजिटेरियन कुकिंग, हु रोट a series of best-selling cookbooks? Ready? A, Eunice D'Souza, B, Kapila Vatsyan, C, Tarla Dalal या D, आशा पूर्ण देवी? बेस्ट सेलिंग पास्ट कला की पुस्तक है तो वो है सर प्लीज लॉक सी, तरला दलाल। तरला दलाल? हाँ जी। श्योर है? हाँ जी। लगा दिया जाए ताला? हाँ जी। सी पे ताला लगाया है।
बहुत खूब, आपका ये सही उत्तर निकला हेमलता जी। तरला दलाल एक भारतीय खाद्य लेखक और टीवी शो होस्ट थी जिन्होंने गुजराती शाकाहारी व्यंजनों को लोकप्रिय बनाया और भारतीय घरों को भारत और दुनिया भर के कई प्रकार के विभिन्न शाकाहारी व्यंजनों से परिचित करवाया। अच्छा, खाना वाना पकाने के आप शौकीन हैं या नहीं? हाँ, तो समय नहीं मिलता होगा। नहीं सर, खाना बना पकाती लेती हूँ हैं? मैं और शौक है अच्छा आपको? बहुत अच्छा बनाती हूँ। शाकाहारी 100% शाकाहारी। 100%, बहुत जोर से बोला आपने। हाँ सर। और सबसे पसंदीदा आपके जो पकवान है वो क्या है? गाजर का हलवा है और खीर है, पर हमारा खीर भी बहुत पसंद है। वाह वाह वाह। गाजर का हलवा में मालूम है ऊपर से थोड़ा सा आइसक्रीम डाल दीजिए, क्या स्वादिष्ट होता है। ओके हेमलता जी, पकवान की बात हो गई, अब बात होगी 7वें प्रश्न की। मूल्य है इसका 40,000 रुपए। हाँ जी। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वीडियो क्लिप में दिखाई दे रहे पशु मुख्य रूप से इनमें से किस जगह और उसके आसपास के इलाकों में पाए जाते हैं? हम आपको एक अभी वीडियो दिखाएंगे हेमलता जी। The animals seen in this video clip mainly live in and around which of these places? Can we see the video clip, please? वीडियो क्लिप में दिखाई दे रहे पशु मुख्य रूप से इनमें से किस जगह और उसके आसपास के इलाकों में पाए जाते हैं? ऑप्शन सुनिए। ए, छोटा नागपुर प्लेटो, बी, लिटिल रण ऑफ कच्छ, सी, कोलार प्लेटो, या डी, बागर ट्रैक्ट। कोलार पठार, लघु कच्छ रण, छोटा नागपुर का पठार, बागड़ ट्रैक्ट। सर ये वीडियो में जो दिख रहे हैं वो है जंगली गधे, तो वो घुड़खर बोलते हैं उसको, और वो लघु कच्छ रण में पाए जाते हैं, तो उसका आंसर है लघु कच्छ रण। बी, लघु कच्छ रण। ताला लगा दिया जाए। लघु कच्छ रण, लिटिल रण ऑफ कच्छ, बी। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। भारतीय जंगली गधे को स्थानीय गुजराती भाषा में घुड़खर कहते हैं सर। कहा जाता है। इनके संरक्षण के लिए गुजरात के लघु कच्छ रण में इंडियन वाइल्ड एस सेंचुरी भी है। आप गए हैं कभी? हाँ जी सर, देखे हैं। इनको देखा आपने? हाँ जी, देखे भी है जी। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं। 8वां प्रश्न आ रहा है। 80,000 रुपए मूल्य है इसका। 8वां प्रश्न आपके सामने ये रहा हेमलता जी। मैं एक अभिनेत्री और चंडीगढ़ से लोकसभा सांसद हूं। मेरे पति और मेरा बेटा दोनों अभिनेता हैं। मैं कौन हूं? आई एम एन एक्ट्रेस एंड अ लोकसभा MP फ्रॉम चंडीगढ़। माई हस्बैंड एंड माई सन आर बोथ एक्टर्स। हु एम आई? ए, किरण खेर, बी, शबाना आजमी, सी, हेमा मालिनी, डी, पूनम सिन्हा। ये एक अभिनेत्री है जो लोकसभा में MP भी है, वो चंडीगढ़ से। शी इज किरण खेर सर। किरण खेर? हाँ जी सर, प्लीज लगाने लायक है? हाँ, एक किरण खेर। ए, किरण खेर पे ताला लगा जाए। वाह क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। किरण खेर जी वर्तमान में चंडीगढ़ संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं। ये उनके पति हैं अनुपम खेर, और सिकंदर खेर जो है वो उनके सुपुत्र हैं। हाँ जी। इतनी सारी जानकारी आपको फिल्मों के बारे में भी, गुजरात लिटिल रन ऑफ कच्छ के बारे में भी। हेमलता जी प्रणाम करता हूं मैं। 9वां प्रश्न आपके सामने रखूंगा। 1,60,000 रुपए। 9वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ऑस्ट्रियाई वनस्पति शास्त्री ग्रेगर मेंडल ने अपने आनुवांशिकी के नियमों को स्थापित करने के लिए किस पौधे का अध्ययन किया था? Which plant did Austrian botanist Gregor Mendel study to establish his laws of inheritance? A, cabbage, B, cauliflower, C, pea plant, D, climbing rose। हिंदी में बोलता हूं, पत्ता गोभी, गोभी, मटर का पौधा या क्लाइंबिंग रोज।
जॉर्ज मेंडल ने जिसके पर प्रयोग किए थे वो पौधा था पी प्लांट, मटर का पौधा। सर प्लीज लॉक सी, पी प्लांट। पी प्लांट, हाँ जी। श्योर हैं आप? हाँ जी। मटर का पौधा कह रहे हैं हेमलता जी, ताला लगाया जाए। आपने इसकी थोड़ी सी भूमिका बताई थी, क्या थी वो भूमिका? सर एक्चुअली ये मटर के पौधे पर जॉर्ज मेंडल का काम नहीं होता तो आज हम जेनेटिक सीजर तक पहुंच गए हैं, वो नहीं पहुंच पाते, ऐसा है सर। आप चलती फिरती जो है एनसाइक्लोपीडिया है। ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है। हेमलता जी, ये बिल्कुल सही जवाब है आपका, बधाई हो आपको। ग्रेगर मेंडल ने मटर के पौधों पर किए अपने कार्यों के माध्यम से आनुवांशिकी के नियमों की खोज की। उन्होंने कहा कि जीन प्रत्येक माता पिता से अलग इकाइयों के रूप में विरासत में मिलते हैं। और अभी आपने बताया भी, तो क्या बता रही थी आप, किसको काट देते हैं? सर अभी ये जीन साइंस इतना आगे बढ़ गया है कि हमारे अंदर भी शरीर में परिवर्तन करके भी बहुत सारा कुछ कर सकते हैं। अभी तो सब आर्टिफिशियल ऑर्गन्स आ रहे हैं। हाँ। और जेनेटिक खामी से जितनी डिसीज है वो सब दूर कर रहे हैं। इसलिए अभी जो नोबेल प्राइज मिला 2 बहनों को जेनेटिक सीजर के लिए, वो पॉइंट तक आने के लिए ये शुरुआत थी मेंडल के प्रयोगों की। अद्भुत हैं आप हेमलता जी। सर ऐसा बचपन से ही आपको शौक था क्या? हाँ जी सर, पढ़ने का शौक रहा है पहले से। कभी किसी की ओर से रुकावट नहीं आई आपके? नहीं घर में? सर, बिल्कुल नहीं। आप अपनी बेटी को भी यही कह रही हैं? हाँ बिल्कुल सर। एंड आर्कियोलॉजी में एमए भी किया हुआ है आपने? हाँ जी सर। सारा कुछ जो है उसका निचोड़ आज आपने कुछ 7-8 प्रश्नों में दे दिया है। अब हमें तो बहुत डर लग रहा है कि अगला प्रश्न डालें कि नहीं आपके सामने। ऑलराइट, बार बार हमें यहाँ कहना पड़ता है कि इस प्रश्न पर आकर के कि हमारे कंटेस्टेंट जो आते हैं कि चांस मत लीजिएगा, लेकिन आपको कहते हुए हमको शर्म आ रही है नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। कि क्या करेंगे, यानी चांस मतलब क्या, सब उत्तर तो आपको मालूम है। बहरहाल फिर भी हम कह दे रहे हैं आपके पास हाँ जी। 3 लाइफलाइन अभी भी जीवित हाँ। हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए, खेल का दूसरा पड़ाव। हेमलता जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये पर्वतारोही कौन है जो 5 बार माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला है? Who is this mountaineer? The first Indian woman to scale Mount Everest 5 times. आपको हमें एक छवि दिखानी है, इसको देखने के बाद हम आपके सामने विकल्प रखेंगे। देख लिया? हाँ जी देखिए। विकल्प रखूंगा आपके सामने। हाँ जी। ए मलावत पूर्ण, बी अंशु जमसेंगपा, सी प्रेमलता अग्रवाल, डी डिकी डोलमा। सर प्लीज लॉक सी, प्रेमलता अग्रवाल। श्योर हैं कि गेस कर रही हैं आप? ठीक है सर, 50-50। ओके, शांत हो जाएं। 50-50 लाइफलाइन लेना चाह रही हैं। ये जो 4 ऑप्शंस हैं ना, इनमें से 2 गलत ऑप्शन जो हैं वो मिट जाएंगे, ठीक है। मिटा दीजिए कंप्यूटर जी। अच्छा। जहां जा रही थी वो मिट गया। अच्छा अच्छा, गलत। मलावत पूर्ण, अंशु जामसेंगपा। सर प्लीज लॉक बी, अंशु जामसेंगपा, क्योंकि वो मालवता तो अभी छूटी है। ये श्योर हैं इसके लिए? हाँ आप? जी हाँ जी, अभी श्योर हूँ। ये श्योर हैं? गेस तो नहीं कर रही ना? जामसेंगपा। लॉक बी प्लीज। ये बिल्कुल सही जवाब है आपका। अंशु जमसेंगपा, अरुणाचल प्रदेश की अंशु जमसेंगपा 5 दिनों के भीतर माउंट एवरेस्ट पर दोबारा चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर कोई महिला इतनी जल्दी दोबारा नहीं पहुंची है।
अंशु रिकॉर्ड समय में 5 बार एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला है। ऑलराइट, वेल प्लेड। आप जीत गए हैं 3,20,000 रुपए। खेल का दूसरा पड़ाव पार कर लिया और इस चेक को पाने का यह है 3,20,000 रुपए का चेक। हेमलता जी, आपके नाम। हेमलता जी, कुछ चीजें बता दूं आपको यहाँ। हाँ जी। एक तो ये जो चल पड़ी जी थी ना, हाँ जी। शांत हो गई है। हाँ जी। आपके पास समय समय मिलेगा अच्छा। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए। हाँ जी। और यहाँ पर हमारा जो सप्तकोटि द्वार है, हाँ जी। 16वां जैकपॉट प्रश्न, हाँ जी। उसका दरवाजा खुल जाता है। 2 लाइफलाइन अभी भी बची हुई हैं। गंभीर होते जाएंगे यहाँ से प्रश्न, मुश्किल होते हाँ जाएंगे, जी। कठिन होंगे। लेकिन कठिनाइयों का आपने बहुत सामना किया हुआ है हेमलता जी। एक बहुत बड़ी कठिनाई का सामना आपने किया जब आप वडोदरा से मुंबई आए एक किश्ती में, बोट में। कैसे आपको सूझा कि आपको ये यात्रा करनी चाहिए? क्यों की आपने और कैसे संभव हुआ ये? मैं एंशियंट शिपिंग में कुछ करना चाहती थी। 2000 साल पहले लोग, हमारे पास कुछ मशीन्स नहीं था, कुछ इक्विपमेंट्स नहीं थी, जीपीएस वगैरह कुछ नहीं था, तो भी भारतीय लोग 2000-3000 किलोमीटर दूर तक जाते थे, अफ्रीका खंड तक जाते थे, ईरान इराक जाते थे और अपना व्यापार करते थे। तो ये लकड़ी की नौका में कपड़े का सेल लगाकर और सिर्फ बोट चलेगा और उस हवा पर के रुख किस तरफ जा रहा है उसी के बस हवा और करंट से उस तरह से चलता था। तो हमने भी ऐसा डिसाइड किया कि ऐसी एक कंट्री क्राफ्ट लेते हैं, वुडन बोट, और सिर्फ सेलिंग के ऊपर जाते हैं डबका से बॉम्बे तक। वो एक सेलिंग एक्सपीडिशन था सर, 11 दिनों में पूरा किया था। 3 दिन बीच में बोट में हॉल हो गया था, रिपेयर करनी पड़ी थी वगैरह। अच्छा, बोल तो आप ऐसे रहे जैसे होल हो गया था, कुछ नहीं हुआ। पर उसमें बड़ी बड़ी परेशानी होती है, पानी भरना शुरू हो जाता है बोट में। हाँ सर। और हमने सुना कि बाल्टी भर भर के आप पानी फेंकते हाँ रहे जी। और फिर भी आगे जाते रहे। हाँ जी सर। अरे ये तो अद्भुत कार्य है। सर उसमें क्या हुआ था कि जैसे हम गल्फ ऑफ कैम्बे क्रॉस करने लगे तो गल्फ ऑफ कैम्बे में बहुत हाई टाइड आती है। जी जी। उसका मार भी ज्यादा लगता है बोट को। तो हाँ, लकड़ी बिल्कुल। की बोट है, तो ऐसा उसमें से निकल गया टुकड़ा, लकड़ा निकल गया उसमें। नीचे से ही निकल गया। तो धड़ 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 पानी आने लगा। तो उसमें 2 ही है, एक ऊपर है एक नीचे, एक ही मतलब फ्लोर है नीचे। हाँ, जी, जी। तो नीचे पानी आने लगा। उधर हमारा राशन वगैरह रखा हुआ था, वो भी गीला होने लगा, पर वो फिर भरने लगा। तो 2-3 लोग नीचे उतर गए, 3 लोग ऊपर खड़े रहे, बकेट भर भर के उसको डाला। 8 घंटे तक डालते रहे। तो अभी एक डिसीजन लेना था कि या तो हम ये जो गल्फ का शोर है वो एकदम मड़ी है, वो उसमें जाएंगे तो फंसते फंसते जाएंगे, वो ऐसा मड़ है, अपने अंदर खींच लेगा। तो क्या था, या तो हम 24-36 घंटे पानी निकालें या फिर ये मड़ी किनारे पर रख के रिस्क ले। तो हमने डिसीजन लिया कि नहीं, इसको तो रिपेयर करना पड़ेगा अभी। तो एक थोड़ा सा ऐसा जगह देखा, उधर खड़ा किया 1 घंटे के लिए, बहुत डरते डरते, कभी वो सरकने लगे पता नहीं है। उसको पूरी बोट को उल्टा किया, उसको रिपेयर किया और फिर वहाँ से आके निकले। तब तक तो सब ठीक था। मेरी जो सिस्टर मेरे साथी अर्चना, वो अपने हाथ पैर धोने थोड़े दूर गई, क्लियर वाटर देख के। वाटर का लेवल तो इतना सा ही था, हाफ फुट या 1 फुट। तो बाहर से उसने कुछ धोया, फिर उसको लगा अंदर जाके अच्छी तरह से धो लूं। जैसा अंदर उतरी, पूरी डूब गई। हाँ, बहुत ज्यादा अंदर डूब गई। पूरी पैर के भी ऊपर, सिर्फ कमर के ऊपर इतनी बाकी रही। और इधर से चिल्लाती है, वो पैनिक चिल्लाने लगी। तो पैनिक हमको समझ में आया कि नहीं, उसको प्रॉब्लम है। हम गए तब तो और अंदर चली गई थी। फिर उसका सर बेसिक ये है कि उसमें आपको सीधा वेट नहीं देना है, ऐसा हो गया ना इंसान। तो थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट हो निकालने जाता में है। आसानी हाँ, रहती है। और अपना वेट भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जी, तो जी। ज्यादा फंसता नहीं है अंदर जी, जी। इंसान। उसको ऐसे लिटाया और फिर 4 लोगों ने बहुत मुश्किल से, हम तो तब लगा था 1-8 घंटा मेहनत करके उसको बाहर निकाला। तब नहीं लगा था हमें कि उसको निकाल ही भी पाएंगे या क्या करेंगे। बहुत ही मुश्किल से, वो तो पैर तो उसके निकल ही नहीं रहे थे, इतनी जैसे अंदर से किसी ने खींच लिया हो, खींच लिया वैसे था। बहुत मुश्किल था वो। कितनी कठिनाइयों का आपने सामना किया हुआ है।
ओके हेमलता जी, गेम को आगे बढ़ाते हैं। बहुत बढ़िया खेल रही हैं, बहुत सारी कहानियां आपसे सुनने को मिल रही हैं, अद्भुत कहानियां हैं वो। अब आएगा 11वां प्रश्न आपके सामने। इसको खेलिएगा जरूर, क्योंकि अगर ये कहीं गलत हो गया तो अभी आप कुछ खोइएगा नहीं। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। गुजराती भाषा में बनी पहली फुल लेंथ बोलती फिल्म किनके जीवन पर आधारित थी? द फर्स्ट फुल लेंथ गुजराती टॉकी फिल्म वॉज बेस्ड ऑन हुज लाइफ? ऑप्शन सुनिए। ए अखो, बी प्रेमानंद भट्टा, सी नरसिंह मेहता या डी मीराबाई? अभी तो घड़ी नहीं है ना सर। ये सोच लीजिए आप। ये जितने हैं वो सारे भक्त कवि हैं, भजन वगैरह लिखते हैं। क्योंकि फर्स्ट टॉकी फिल्म, फुल लेंथ टॉकी फिल्म। न समझ आ रहा हो तो 2 लाइफलाइन है, उनका उपयोग हो सकता है। वीडियो कॉल है और आस्क द एक्सपर्ट। सर प्लीज लॉक सी नरसिंह मेहता। सी नरसिंह मेहता श्योर है? हाँ सर, मैंने कहीं पढ़ा है कि नरसिंह मेहता नाम की पहली गुजराती फिल्म बनी। ओके, सी नरसिंह मेहता पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। आपने समय लिया, क्या सोच रही थी आप? नरसिंह मेहता पढ़ा है ऐसा लग रहा था मुझे। नरसिंह मेहता पर आप बहुत श्योर हैं? हाँ जी सर। सही उत्तर दिया है आपने हेमलता जी। आप अद्भुत खेल रहे हैं। कैसे अनुमान लगाती हैं आप, हमारी तो समझ में नहीं आता। नरसिंह मेहता 1932 में रिलीज हुई थी, जिसका निर्देशन नानू भाई वकील ने किया था। फिल्म में संत नरसिंह मेहता के जीवन को दिखाया गया था। ये पहली फुल लेंथ वाली गुजराती साउंड फिल्म थी। कैसे ज्ञान है आपको इसका? 30 साल पहले जब बहुत कम फिल्में होती थी तो थिएटर में दिखाए जाते थे पुरानी फिल्मों के क्लासेस। ऐसा कहीं देखा था बहुत साल पहले। अद्भुत है आप हेमलता जी, बहुत बहुत बधाई आपको। अगला प्रश्न 12वां प्रश्न है हेमलता जी, और वो आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वुहान किस चीनी प्रांत की राजधानी है? वुहान इज द कैपिटल सिटी ऑफ विच चाइनीज प्रोविंस? ऑप्शन सुनिए। ए हुबे, बी गुइजो, सी फुजियान, डी जेजियांग। वुहान शहर से तो आप परिचित हैं? हाँ जी, जहाँ से हाँ पूरा विश्व परिचित है हाँ। उस शहर से। सही। यहीं से निकला था वही बदमाश। पूरे कोविड विश्व को हिला दिया। हाँ, पूरे विश्व को। कोविड-19। मेरे ख्याल से सर इसका सही उत्तर है हुबई। ए हुबई। ए हुबई श्योर हैं आप? हाँ सर, पढ़ा है वो भी कि हुबई प्रांत की कैपिटल है वहाँ। क्या किया जाए? हाँ सर, प्लीज लॉक ए हुबई। प्लीज लॉक ए हुबई कंप्यूटर जी। आपकी जो छोटी बहन है वो प्रार्थना कर रही है। हाँ जी सर, उसको टेंशन। आपकी सुपुत्री के चेहरे पर जब से बैठी हैं तब से उनका चेहरा बदला ही नहीं, एक ही एक्सप्रेशन है, बहुत बोर्ड है वो। नहीं। क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। हेमलता जी, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है आपको बताते हुए कि ये जो उत्तर है ये आपका सही है।
थैंक यू सर, थैंक यू। कैसे आप ये उत्तर दे रही हैं हेमलता जी, हमारी समझ के बाहर है ये। वुहान हुबई प्रांत का प्रमुख औद्योगिक और वाणिज्यिक शहर है। ये हान और यांगत्जी या यांगसी, जो यांगसी रिवर है यांगसी। अंग्रेजी में बोलते हैं, यांगसी नदियों के संगम पर स्थित है। इतना सारा ज्ञान, इतनी सारी खबर आप कहाँ से प्राप्त करती हैं और कैसे प्राप्त करती हैं? सर ये तो न्यूज़पेपर में आया होगा तो पढ़ा होगा कि हुबई प्रांत के वुहान से कोरोना अरे लेकिन निकला है उसको वायरस। इतनी गौर से कौन पढ़ता है कि इसको याद रख लो क्योंकि हो सकता है ये केबीसी में आएगा प्रश्न। इस तरह से नहीं, पर मतलब हाँ, ध्यान से न्यूज़पेपर पढ़ा जब था। आपने पढ़ा तो तब से आपके दिमाग में है। हाँ, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। ये 12,50,000 रुपए जीत रहे हैं आपने। कहाँ उपयोग होगा इसका? अरे सर, सबसे पहले तो मुझे अपने इंस्टीट्यूट के लिए 2 बोट नई बनवानी है। मेरी बोट बहुत काफ़ी पुरानी हो चुकी है, जी जी, तो अभी नई चाहिए उसको। नहीं बनाना है आप। हाँ जी, नई बनवानी है। अपने लिए नहीं, ये जिस कार्य में कार्यरत हैं उसके लिए इनकी सोच है। तो ये जो किश्तियां हैं, जो बोट्स हैं, ये अभी भी लकड़ी से बन रही हैं? नहीं सर, जब से फाइबर ग्लास इन्वेंट फाइबर हुआ है ग्लास, जी ना, हाँ। तो वो बहुत इजी है मेंटेन करने में वगैरह। लकड़ी की बोट है तो उसको एवरी ईयर आपको बहुत मेंटेनेंस चाहिए। जी हाँ। तो फाइबर ग्लास है तो वो मेंटेनेंस नहीं है, उसकी नहीं है। इसलिए इजी है, मेंटेनेंस इजी है। तो एक बोट बनाने में कितना खर्चा हो जाता है? सर वो साइज उसके ऊपर Size डिपेंड पे करता dependent है, करता है, जी। पर जो हमारा हम जो फाइबर ग्लास की बोट यूज करते हैं लाइफ सेविंग के जी, जी। लिए, वो 15 लाख ऐसे बन जाती है। बन जाती है। फिर उसको अदर इक्विपमेंट्स लगते हैं, बाहर से मशीन OBM लगता है, आउटबोर्ड मशीन लगता है। जी जी, आउटबोर्ड मशीन। जी। ओके, ऑलराइट। अब हेमलता जी, अब आपके सामने 25 लाख रुपए का प्रश्न आने वाला है। यह है 13वां प्रश्न, हाँ जी। और 2 लाइफलाइन अभी भी बची हुई है आपकी। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपयों के लिए। हेमलता जी, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। विश्व का पहला परमाणु संचालित विमान वाहक कौन सा था? Which was the world's first nuclear powered aircraft carrier? A. USS Nimitz. B. USS John F. Kennedy. C. USS Kitty Hawk. D. USS Enterprise. World's first nuclear powered aircraft carrier. USS जॉन ऑफ कैनेडी, वो नहीं सुना कभी। USS एंटरप्राइज पर नहीं सुना कभी, वो प्रॉपर नाम नहीं है। USA किटी हॉक हो सकता है, पर वो नहीं है। USA निमित्ज लग रहा है सर, USS निमित्ज। USS निमित्ज। 2 लाइफलाइन है आपके पास हेमलता जी। यदि उत्तर गलत हो गया नीचे 320 पे आ जाएंगे, सही हो गया तो आप 25 लाख जीत जाएंगे। रिस्क यहाँ पर मैं सबको चेतावनी के तौर पे बोल रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। निमित्ज लगता है, पर श्योर नहीं हूँ सर। ओके सर, आई विल टेक द लाइफ लाइन एक्सपर्ट एडवाइस। एक्सपर्ट एडवाइस, ऑलराइट। हेमलता जी, अपनी चौथी लाइफलाइन आस्क द एक्सपर्ट लेना चाह रही हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। और कंप्यूटर महाशय, इंटेलिजेंट एक्सपर्ट के साथ हमारा संपर्क करवा जाए। अर्चना जी, प्रणाम करता हूं आपको एक बार फिर। अर्चना जी, मैं आपको एक प्रश्न पढ़ के सुनाऊंगा, उसके 4 ऑप्शन हैं, आपको बताना है। तो प्रश्न यह है कि विश्व का पहला परमाणु संचालित विमान वाहक कौन सा था? तैयार हो जाइए, 60 सेकंड मिलेंगे उत्तर देने के लिए। A. USS Nimitz. B. USS John F. Kennedy. C. USS Kitty Hawk. D. USS Enterprise. हेमलता जी, इसका आंसर है USS एंटरप्राइज। ये खास इसलिए पता है क्योंकि एक टीवी सीरीज आती थी स्टार ट्रेक, उसमें भी जो अच्छा। स्पेसशिप थी उसका नाम एंटरप्राइज होता था, तो ये दिमाग में टिक गया। अच्छा अच्छा अच्छा।
और मैं ये बोलना चाहूंगी, मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ आपसे। अरे क्या क्या क्वेश्चंस आप आंसर कर रही हैं, वेरी इम्प्रेसिव। अर्चना कह रही हैं डी यूएसएस एंटरप्राइज। हाँ लगा सर, दें ताला। प्लीज लोग, हाँ यूज। डी यूएसएस एंटरप्राइज पे ताला लगाया थैंक जाए। यू मैडम, थैंक यू। थैंक यू पहले ही बोल दिया, ये बिल्कुल सही जवाब है। वेल डन अर्चना जी, धन्यवाद दे रहे हैं आपको हेमलता जी। यूएसएस एंटरप्राइज पहला परमाणु संचालित विमान वाहक था जिसे 1961 में अमेरिकी नौसेना द्वारा कमीशन किया गया था। 3 वर्षों में 8 परमाणु रिएक्टरों द्वारा संचालित एंटरप्राइज को बिना दोबारा ईंधन भरे 3 लाख किलोमीटर से अधिक चलाया गया। न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर। बहुत बहुत बधाई आपको। वेल प्लेड हेमलता जी। 25 लाख रुपए आप जीत गई हैं और अभी भी एक लाइफलाइन बाकी है। यह है 14वां प्रश्न और इसका मूल्य है 50 लाख रुपए। 50 लाख रुपयों के लिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले कानूनी रूप से पहले दृष्टिहीन व्यक्ति कौन थे? Who became the first legally blind athlete to compete in the Olympics? A. Sonia Wettenberg. B. Natalie Dutoit. C. Marla Le Runyan. D. Paola Fantato. नेत्रहीन। सोनिया विटेनबर्ग, नताली डूटॉइट लग रहा है, पर श्योर नहीं है सर, याद नहीं आ रहा है। लास्ट लाइफ लाइन यूज़ करेंगे, फोन ए फ्रेंड, मतलब वही फॉर वीडियो कॉल। वीडियो कॉल करना चाहेंगे? हाँ जी। ऑलराइट, वीडियो कॉल अ फ्रेंड। अंकित किया जाए कंप्यूटर जी। ये अंकित हो गया है। 5 नाम आपने दिए थे यहाँ पर जिनसे आप बात करना चाह रही थी। हाँ जी। कुलदीप हैं, देवेन हैं, संध्या, जयेश, संजीव। हाँ जी। क्या लगता है आपको किनके पास सही उत्तर होगा? देवेन भट्ट से बात। देवेन भट्ट जी से बात करेंगे। ओके, कंप्यूटर महाशय देवेन भट्ट जी को फोन लगाया जाए, वीडियो कॉल करेंगे हम। क्या कर रहे हैं आजकल? कौन है ये? ये अहमदाबाद कॉर्पोरेशन में असिस्टेंट कमिश्नर है। असिस्टेंट हाँ कमिश्नर। जी। आपको लगता है इनके पास होगा इसका उत्तर? उसको स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है, तो ओके। देवेन भट्ट जी प्रणाम करता हूं, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। सर हमारी आवाज आ रही है? आप सर कैसे आप? बस कृपा है आपकी, लेकिन आपकी कृपा चाहिए हेमलता जी के लिए। देवेन भट्ट जी, हमारे सामने हेमलता जी बैठी हैं और एक प्रश्न का उत्तर मांग रही हैं आपसे। तो अगली आवाज होगी हेमलता जी की, वो प्रश्न पढ़ेंगी, 4 विकल्प बोलेंगी, 4 ऑप्शन देंगी, आपको बताना है 45 सेकंड के अंदर अंदर कि सही उत्तर क्या है। ठीक है। अगली आवाज हेमलता जी की। हेमलता जी आपका समय शुरू होता है अब। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले कानूनी रूप से पहले दृष्टिहीन व्यक्ति कौन थे? सोनिया वेटनबर्ग, नताली टॉइट, मार्ला रयान या पाओलो फेटो? Who became the first legally blind athlete to compete the Olympics? सोनिया, नताली, मार्ला, पाओलो? आई डोंट नो। अच्छा, नहीं, पता नहीं है, बिल्कुल पता नहीं। पता नहीं है। ठीक है, ओके। ठीक है सर। देवेन जी को इसका ज्ञान नहीं था। बहरहाल हेमलता जी, अब आपकी चारों लाइफलाइन चली गई हैं। समय समय आप चाहें तो सोच सकती हैं या आप चाहें तो क्विट कर सकती हैं। 25 लाख रुपए आप जीत रही हैं। यहाँ रिस्क लेना बहुत खतरनाक होता हाँ है, जी। और अगर गलत हो गया तो आप नीचे गिर जाएंगे 3-20 पे।
ओके सर, आई विल क्विट। उत्तर नहीं मालूम हाँ जी, और नहीं मालूम। निर्णय ले लिया आपने। हाँ। ओके। कमिश्नर महाशय, हेमलता जी आगे नहीं जाना चाह रही हैं, गेम को क्विट करेंगी। 25 लाख रुपए आपने जीते हैं हेमलता जी, और बहुत ही अद्भुत तरीके से खेला है। बहुत कम हमने जो हमारे एक्सपर्ट्स होते हैं उनके मुख से सुना है कि उनके जो कंटेस्टेंट के लिए जो वो उत्तर दे रहे हैं उनकी वो तारीफ करें, उनकी प्रशंसा कर पाएं। बहुत बहुत बधाई आपको हेमलता जी, वेल प्लेड। ये 25 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में हम डाल देंगे। हाँ जी। ये हमारा मोबाइल ऐप है। हाँ जी। यहाँ आपका नाम आ गया, पूरा नाम, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाम 25 1 2 3 4 5 कंफर्म किया और आपके बैंक अकाउंट में ये सीधा पहुंच गया अभी के अभी। ऑलराइट, इस प्रश्न का सही उत्तर हमें बताना होगा अपने दर्शकों को। किसी एक को गेस कीजिए हेमलता जी। हाँ, सर, बी नताली टॉयट। बी नेटाली डू टॉयट, तो लगा जाए। गलत उत्तर है। सही उत्तर है मार्ला ली रूनियन। मार्ला ली रूनियन एक अमेरिकी ट्रैक और फील्ड एथलीट, रोड रनर और मैराथन धावक हैं। वे महिलाओं के 5000 मीटर में 3 बार की राष्ट्रीय चैंपियन है। स्टारगार्ट बीमारी के कारण, स्टारगार्ट एक बीमारी का नाम है, आंखों की रोशनी खोने के बाद भी उन्होंने 2000 के ओलंपिक खेलों में 1500 मीटर्स, जो कि आमतौर पर माइल होता है, 1500 मीटर ट्रैक इवेंट में संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रतिनिधित्व किया था। वेल प्लेड हेमलता जी। आभार प्रकट करते हैं कि आपने बहुत ही कठिन प्रश्नों का उत्तर दिया। बहुत बहुत बधाई आपको। Thank you. तालियों के साथ आपका अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हेमलता जी। आइए। देवी और सज्जनों, हमारी आंखें, इन आंखों से हम दुनिया को देखते हैं, अपने सपनों को देखते हैं। क्या हो जब ये आंखें ही ना हो? हमारे देखने की शक्ति हमसे छिन जाएगी। क्या दुनिया के साथ साथ, अपनों के साथ साथ हम सपने देखना छोड़ दें? जी नहीं। सपने सिर्फ आंखों में ही नहीं, हमारी हिम्मत और हमारी चाहत में भी होते हैं। और जहां चाह होती है वहां राह भी होती है। आज केबीसी कर्मवीर में हमारे साथ होंगे डॉक्टर जितेंद्र अग्रवाल। एक बीमारी ने इनके देखने की शक्ति तो छीन ली, लेकिन उनके सपनों को वो नहीं छीन सकी। भले ही कुछ देर के लिए उन्हें इस बीमारी ने निर्भर बना दिया हो, लेकिन इनकी सोच को नहीं। एक ऐसी सोच जिसने अपने साथ साथ उन हजारों दिव्यांग भाई बहनों को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प ले लिया था। सपने देखना बहुत जरूरी है, बिकॉज हम सपने लेते हैं तो सपने पूरे भी होते हैं। बट उन सपनों में उतनी ताकत होनी चाहिए, और वही सपने हम लोग सार्थक में भी लेते हैं और ईश्वर उनको दृढ़ निश्चय के साथ पूरा भी कर देता है। सार्थक का विजन स्टेटमेंट है, उसमें हमने प्रण किया है कि हम लोग टू एम्पावर पीपल विद डिसेबिलिटी विद डिग्निटी एंड इंटीग्रिटी। वो सहारा बने अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, कम्युनिटी के लिए, वो रोल मॉडल बने। एक इस तरह पे उनके लाइवलीहुड स्पेशली प्राइवेट सेक्टर में काम कर सकते हैं, और इसी ने ही सोच ने सार्थक को जन्म दिया। पहले मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, पता नहीं था खुद को कैसे इन्हेंस करूं, कैसे स्किल्स बढ़ाऊं। फिर मैंने यहाँ पे ट्रेनिंग ली। अभी मैं एक MNC कंपनी में काम कर रहा हूँ, वहाँ पे स्टोर ऑपरेटर का काम करता हूँ, वहाँ स्टोर मैनेज करता हूँ, और मेरी सेविंग भी है अच्छी खासी, उससे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। थैंक यू सार्थक। अभी आप पूरे ऐसे ये जब शुरू हुआ था तो हमारे पास 8 बच्चे थे। सर मैं 1 साल के अंदर अंदर जो हमारा प्लेसमेंट था वो 100 था। अपने अंदर मेन फोकस एम्प्लॉयमेंट था। चैलेंज यही था कि बच्चे एजुकेटेड तो हैं, लेकिन उनका जो स्किल नहीं है कि कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है। तो वो जो नीड हमने समझा, तो इस तरह से फिर हमने अपना स्किल ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया।
हमारा 2008 से ही कॉरपोरेट के साथ जब इंटरेक्शन रहा तो हमने डे 1 से उनको ये बोला कि डोंट हायर पीपल विद डिसेबिलिटी ऑन सिंपैथी और चैरिटी, हायर देम ऑन कैपेबिलिटीज। जो चला स्किलिंग का प्रोग्राम, उससे बच्चों को एक आशा का किरण नजर आया उनको कि अब वो भी आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी आज जैसे हम फिर उनको ट्रेनिंग मिला, नौकरी मिला, परिवार के लोगों ने एक्सेप्टेंस किया, तो जो नॉन डिसेबल्ड जैसे इंसान के जीवन में जीवन चक्र है वो चलने लग गया। एम्प्लॉयमेंट, लाइवलीहुड जिससे सार्थक का जन्म हुआ था कि डिमांड क्रिएट करना है मार्केट में दिव्यांग लोगों के लिए। पिछले 12 सालों में 1000 से ज़्यादा एम्प्लॉयर सार्थक के साथ काम करते हैं। उनको उतना ही सैलरी मिलता है जितने नॉन दिव्यांग लोगों को मिलता है। हम लोग ये कल्पना कर रहे हैं कि हम लोग 2025 तक करीब 1 लाख दिव्यांग लोगों को रोजगार मिल जाएगा इस कार्यक्रम से। आज मैं सार्थक की वजह से टेलीकॉम कंपनी में काम कर रहा हूँ। मेरे लेफ्ट हैंड में डिसेबिलिटी है, तो मैं बीपीओ कंपनी में एज ए ट्रेली कॉलर की जॉब करती हूँ। मैं आज एक लीडिंग रिटेल सेक्टर में काम करती हूँ। मैंने इंटरव्यू दिया, ट्रेनिंग के बाद स्किल्स मेरी इन्हेंस हुई और फिर मेरी जॉब लगी, जिसकी वजह से मैं आज आपको इतना पॉजिटिव दिख रहा हूँ और मैं चाहता हूँ लाइफ में सक्सेस हासिल करना। थैंक यू। दिल्ली सरकार द्वारा एक्सेप्शनल अचीवर्स अवार्ड और पंजाब राज्य सरकार द्वारा बेस्ट एनजीओ अवार्ड से पुरस्कृत सार्थक एजुकेशनल ट्रस्ट के फाउंडर और सीईओ डॉक्टर जितेंद्र अग्रवाल और चैंपियन के रूप में उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर सुमन अग्रवाल का तालियों के साथ अभिनंदन और स्वागत किया जाए। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर साहब आपका और डॉक्टर सुमन आपका भी। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज आप दोनों हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। डॉक्टर साहब आपसे एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछना चाहूँगा। यस सर। आप डेंटिस्ट थे? यस सर। नेत्रहीन कैसे हो गए? आंखों की रोशनी कैसे चली गई आपकी? सर थैंक यू वेरी मच सर, आपने हमें यहाँ बुलाया और मैं 10 करोड़ दिव्यांग लोगों की तरफ से आपको ना सदी के महानायक को प्रणाम करता हूँ सर। सदी के महानायक निकाल दीजिए, केवल प्रणाम रखिए। यस सर। सर मैं जैसे आपने बताया कि दांतों का डॉक्टर था, डेंटिस्ट था, मैं एक सर मैं दांतों का डॉक्टर था और जैसे हरियाणा से एक छोटे से प्रांत से था, मेरे पेरेंट्स मिडिल क्लास परिवार से था मैं सर। 2004 में जब मैं सर अपने क्लिनिक पे पेशेंट पे काम कर रहा था तो मैंने देखा कि जिस प्रोसेस को मैं पेशेंट के ऊपर कर रहा हूँ वो देख नहीं पा रहा हूँ, कुछ धुंधला नज़र आ रहा है। मैंने शाम को सोचा कि मे बी एक्स्ट्रा आवर्स काम करने से स्ट्रेस के कारण नज़र नहीं आ रहा। फिर 4th डे को मैंने सुमन जी को बताया कि मैं इस तरह से धुंधला नज़र आ रहा है और हमने निश्चय किया कि हम लोग एक सीनियर ऑप्थेमोलॉजिस्ट को जाके दिखाएं। हम लोग डॉक्टर साहब के पास गए, उन्होंने पूरा चेक किया और हमें ये डायग्नोस करके बताया कि मेरे को हेरिडो मैक्यूलर डिजेनरेशन है, जो कि एक ऐसी आँख की बीमारी है जिसमें आपका सेंट्रल विजन चला जाता है, पेरिफेरल रहता है, साइड से थोड़ा दिखाई देता है। बहुत मुश्किल था सर वो क्षण, आपका स्किल चला गया, मतलब आप देख नहीं पा रहे तो आप अपना काम नहीं कर पाएंगे और काम नहीं कर पाएंगे तो जीवन बहुत स्ट्रगलिंग हो जाएगा। जी जी। और जो रोज़मर्रा के कार्यक्रम थे, जैसे छोटा बच्चा था, स्कूल छोड़ना है, उसके लिए भी मुश्किल था, कैसे उसको छोड़ा जाए। आप जो कमा पा रहे थे वो अब कमा नहीं पा रहे, 1 लाख रुपए का जो आप अर्निंग कर पा रहे थे अब 0 पे आ गए हैं। तो एक तरह से ऐसा लगा कि मेरे साथ ही क्यों ऐसा हुआ, बट मेरे को लगा कि यही था और फिर उसी तरह से फिर जो है जीवन को जीना स्टार्ट किया। बहुत मुश्किल था, फ्रस्ट्रेटिंग था, लेकिन जो हुआ अच्छा हुआ ईश्वर कृपा से। जी डॉक्टर साहब, वो जो बीमारी आपने कही
उसको फिर से दोहराएंगे, क्या था वो बीमारी का नाम? सर ये बीमारी का नाम है हेरिडोमैक्युलर डिजेनरेशन। डॉक्टर्स बोलते हैं कि हेरिडिटी रीजन से, कि परिवार में किसी एंसेस्टर को था ये, और वो जीन जो है आपका रिसेसिव होता है, लेकिन जब मे बी किसी जनरेशन में आके वो डोमिनेंट हो जाता है। जिस जनरेशन में वो डोमिनेंट हो जाता है तो वहाँ से मैक्यूला डिजेनरेट कर जाता है सर। लेकिन ईश्वर कृपा से प्रेजेंट सदस्यों में किसी को भी नहीं है सर ये अच्छी बात है जी। हाँ यस सर। तो अभी आप कितना देख पाते हैं डॉक्टर साहब? सर मैं रीडिंग राइटिंग नहीं कर पाता हूँ, सिर्फ पेरिफेरली थोड़ा बहुत देख पाता हूँ। आर्टिफिशियल लाइट में थोड़ा मैनेज कर लेता हूँ, किसी का चेहरा या उस तरह की चीज़ें मैं बिल्कुल नहीं देख पाता हूँ सर। जी। लेकिन आई फील लक्की कि ये मेरे को ऐसा हुआ। अब ऐसा लगता है क्योंकि अगर मैं डेंटिस्ट होता तो सर आपसे नहीं मिल पाता, क्योंकि जो हर भारतवासी का सपना होता है कि आपसे मिल पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने आंखों का रोशनी दिया और ईश्वर ने इतना बड़ा काम करवाया सर। ये तो आपकी उदारता है डॉक्टर साहब कि आप ऐसा कह रहे हैं, लेकिन मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। डॉक्टर जितेंद्र, डॉक्टर सुमन, एक बार फिर अपना आभार हम प्रकट करते हैं। और आज आप हमारे इस अद्भुत खेल में आए हैं जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति, और हम उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि जीत करके जाएं और जिस नेक काम को आप कर रहे हैं उसमें उसका उपयोग हो सके। तो ये जो खेल है इसके थोड़े से नियम होते हैं, कुछ नियम है वो मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर एक एक करके आपके सामने प्रश्न आते जाएंगे। चढ़ते चलते आप पहुँच जाते हैं 15वें प्रश्न पर, जिसका मूल्य है 1 करोड़ रुपए। पहले 5 प्रश्नों तक आपको एक चल पड़ी जी यहाँ चलती रहती है, वो घड़ी है, ये आवाज़ सुन रहे हैं आप, 45 सेकंड मिलते हैं पहले 5 प्रश्न तक। 5वें से 10वें प्रश्न तक ये चल पड़ी जी आपको 60 सेकंड देती है उत्तर देने के। 10वें प्रश्न के पास हमारा जो एक सप्तकोटि द्वार है 7 करोड़ रुपए का, उसका द्वार खुल जाता है। आपकी सुविधा के लिए 4 लाइफलाइन हमने रखी हुई है। एक है वीडियो कॉल अ फ्रेंड, दूसरा है 50-50, तीसरी लाइफलाइन है फ्लिप द क्वेश्चन, और आखिरी है आस्क द एक्सपर्ट। उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा एक परिचय दे देता हूँ। हमारी जो आज के एक्सपर्ट हैं वो जानी मानी ऑथर और क्विजर हैं, जिनका नाम है अर्चना गरोडिया गुप्ता जी। ये हमारे इस खेल के अंत तक दिल्ली से लाइव जुड़ी रहेंगी। ये देखिए अर्चना जी, प्रणाम करता हूँ आपको, अभिनंदन आपका हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए। प्रणाम अमित जी, प्रणाम जितेंद्र जी, प्रणाम मैम। आपने खुद हार नहीं मानी और दूसरों को रोजगार दी, इतने हजारों लोगों को, आपको बहुत ही प्रणाम। मैं आपके साथ हूँ, पूरी कोशिश करूंगी आपकी मदद करने। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना जी एक बार फिर। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक हूटर बजता है। जब तक हूटर नहीं बजेगा तब तक हम लोग खेल खेलते रहेंगे। एक बार हूटर बज गया, खेल की समाप्ति। तो चलिए शुरू करते हैं इस खेल को। इसी के साथ शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ऑलराइट डॉक्टर साहब और डॉक्टर सुमन, पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने। 1000 रुपए इसका मूल्य है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक मुहावरे के अनुसार इनमें से किसके पुल बांधने का अर्थ है अधिक प्रशंसा करना? According to an idiom, building a bridge of what means to praise a lot? विकल्प सुनिए। A पत्थर, B तारीफ, C झूठ, D लकड़ी। तारीफ ही ठीक रहेगा ना? तारीफ। बी तारीफ। ताला लगा दें जी। बी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। मुहावरा होता है तारीफ के पुल बांधना। बहुत सारे तारीफ के पुल बांधे हैं लोगों ने आपके प्रति डॉक्टर साहब और डॉक्टर सुमन, इतना मैं कह दूं आपको। अगला प्रश्न 2000 रुपयों के लिए ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन सा संक्षिप्त रूप आमतौर पर किसी कर्मचारी के कुल वेतन पैकेज के लिए उपयोग किया जाता है? Which of these abbreviations is usually used for the total salary package of an employee? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। A CTC, B OTT, C GST या D OTP? ACTC। एक पे ताला लगा दें। यस सर। डॉक्टर साहब तुरंत बोल रहे हैं उत्तर। ACTC पे ताला लगाइए।
बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने डॉक्टर जितेंद्र, बधाई आपको, 2000 रुपए जीत गया। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर। यह है 3000 रुपए का। यह रहा आपके सामने तीसरा प्रश्न। सूखे अदरक के पाउडर को भारतीय घरों में किस नाम से जाना जाता है? ड्राइड जिंजर पाउडर इज पॉपुलरली नोन बाय व्हाट नेम इन इंडियन हाउसहोल्ड्स? ये रहे विकल्प। ए मेथी, बी सौंफ, सी मुलेठी या डी सोंठ? डी सोंठ। सोंठ लगा दें? डॉक्टर साहब कमाल है, आप बता रहे हैं डॉक्टर सुमन को बार बार। डी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। ओके, खाना वाना पकाने के शौकीन है कि नहीं आप डॉक्टर सुमन? बहुत, मतलब जब हम लोगों का चल रहा था बातचीत तो उस टाइम पे यही था कि आपकी हॉबीज क्या है जी। तो आई सेड कुकिंग। तो इनके ब्रदर ने साथ ही बोला इसका ईटिंग है, तो तुम बनाती रहना, ये खाता रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आएगा चौथा प्रश्न। मूल्य है इसका 5000 रुपए। चौथा प्रश्न आपके सामने ये रहा। फ्रीराजुलाइजेशन और फेरनहाइट्रेट, इन दोनों शब्दों का प्रयोग इनमें से किस फिल्म में किया गया है? फ्रीराजुलाइजेशन एंड फेरनहाइट या फेरनहाइट्रेट आर टर्म्स यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म्स? ये फिल्मों के नाम देता हूं मैं, उनमें से आपको बताना है। ए रंग दे बसंती, बी मुन्ना भाई MBBS, सी 3 इडियट्स या डी दिल चाहता है? मुन्ना भाई। 3 इडियट्स। 3 इडियट्स बट मेरे को लगता है कि हमें एक बार ट्राई कर लेना चाहिए। 50-50 का ट्राई करना चाहिए। मुन्ना भाई। यस मेडिकल सर, हम लोग लाइफलाइन लेना पसंद करेंगे। ऑलराइट, यस सर। शांत हो जाए, चल पड़े जी। लाइफलाइन लेंगे डॉक्टर साहब। कौन सी लाइफलाइन लेंगे आप? सर 50-50। 50-50 लाइफलाइन को अंकित किया जाए। डॉक्टर साहब अब यहाँ पर जो 4 विकल्प हैं उनमें से 2 जो गलत हैं वो मिट जाएंगे। मिटा दीजिए कंप्यूटर जी। बचे हैं 3 इडियट्स और दिल चाहता है। 3 इडियट्स पे ताला 3 इडियट्स पे ताला लगाते हैं। ओहो, 3 इडियट्स पे ताला लगाया जाए। ये बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा, आप दोनों में कभी, सॉरी थोड़ी सी व्यक्तिगत प्रश्न है, बहस वगैरह होती है कि नहीं? बहुत ज्यादा। फिर जीतता कौन है? सर ऑफ कोर्स पत्नी जीतती है। ये बड़ा ही डिप्लोमेटिक आपने उत्तर दिया है, और न केवल आप ही सही है, मैं भी इस बात से सहमत हूँ, और हमारे जितने भी दर्शक कार्यक्रम देख रहे हैं वो सब सहमत हैं आपसे। यस सर। कि जब कभी भी डिबेट हो, आर्गुमेंट हो, झगड़ा हो, कह देना चाहिए कि पत्नी जी आप जीत गई है कि नहीं? Yes, sir. सुख शांति बनी रहती है Yes, घर sir. के अंदर। Yes, sir. माहौल जो है बड़ा शांतपूर्वक हो जाता है। Yes, sir. ऑलराइट, इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं 5वें प्रश्न पर। यह है 10,000 रुपए का, और खेल का है पहला पड़ाव। 5वां प्रश्न, 10,000 रुपए। ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। किस पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान को प्यार से दादा कहा जाता है? सौरव गांगुली। Which former Indian cricket captain is affectionately called Dada? A. Rahul Dravid, B. Saurav Ganguly, C. Anil Kumble, D. Sachin Tendulkar. सर बी सौरव गांगुली सर। B पर ताला लगाया जाए। Is the right answer. बंगाली में बड़े भाई को दादा बोलते हैं। यस सर। क्रिकेट वगैरह देखते हैं? यस सर। मैं मतलब देखने का मतलब बेटे के साथ बैठ करके देखते होंगे। कमेंट्री तो आप सुन सकते हैं ना? सुन सकते हैं सर, सुन सकते हैं। तो उसके जरिए आपको पता चल जाता होगा। और बहुत एंजॉय करते हैं उस समय क्रिकेट के दौरान। अभी पिछले 8-10 सालों में थोड़ा सा कम हुआ है, अदरवाइज मेरा तो जब मैच होता था तो पूरा क्लिनिक भी बंद होता था। हाँ, उस पे फोकस रहता था, क्रिकेट के ऊपर ही फोकस जी रहता जी, था। आपका ही नहीं, पूरे देश में सारा देश जो है वो देखते बैठ जाता है। यस सर। डॉक्टर साहब आपसे एक पूछूंगा प्रश्न कि कैसे आप लोगों को जैसे रोजगार देना हो किसी को, यस सर, यस सर, कैसे आप निर्धारित करते हैं कि किस तरह का रोजगार इसको दिया जाना चाहिए? यस सर। इन लोगों को जॉब्स कैसे देते हैं आप? यस सर, एक तरह से प्रोफेशनल प्लान है सर, एम्प्लॉयमेंट प्लान फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी सर। जब हम लोग उनके प्रोफाइल आइडेंटिफिकेशन पे गए कॉरपोरेट के पास, तो हमने पाया कि जो उनका एज ए टेलीकॉलर का काम है या कोई कॉलिंग जॉब है, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव का काम है, विजुअली इम्पेयर्ड के लिए सबसे अच्छा एंट्री लेवल जॉब जो विजुअली इम्पेयर्ड के लिए एज ए टेलीकॉलर रहा सर। जी 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 सर। ऐसे ही फिर हम लोग दूसरी डिसेबिलिटी पे जाते हैं, जो बच्चे हियरिंग इम्पेयर्ड है, बोल और सुन नहीं सकते सर। जी। बोल और सुन नहीं सकते, उन बच्चों का सिर्फ
फिजिकल फिटनेस 200% होता है सर। वो बहुत सक्षम होते हैं किसी भी काम करने के लिए। जी जी। हमने हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को टारगेट किया सर। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के पास गए और उनको बताया कि ये बच्चे आपके यहाँ काम करते, तो उनका भी ये सवाल था कि कैसे बात करेंगे। तो हमने कहा कि हम इनको ट्रेनिंग देंगे, प्रोफेशनल ट्रेनिंग देंगे, साइन लैंग्वेज भी सिखाएंगे, आपकी टीम को भी साइन लैंग्वेज सिखाएंगे। लेकिन उनका सवाल था हॉस्पिटैलिटी का कि मेरा कस्टमर कैसे इंटरेक्ट करेगा। फिर हमें लगा कि ये भी एक, तो हमने उनके लिए उनको सजेस्ट किया कि आप एक आई कार्ड बनवाइए जो कि वो बच्चा इधर लगा सकता है कि माई नेम इज ब्ला ब्ला, आई एम नॉट एबल टू हियर एंड स्पीक, यू कैन इफ यू वांट यू कैन राइट योर ऑर्डर और थिंग ऑन द राइटिंग पैड। तो ये एक समाधान उनके लिए वरदान बना सर। और जो है करीब अभी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में 20,000 में से हमारे 6 से 7,000 दिव्यांग लोग काम करते हैं और करीब 200 बड़े ब्रांड हमारे देश में इन बच्चों को बड़ी उत्सुकता से लेते हैं। मतलब डिमांड इतना ज़्यादा है कि वो लोग लाइन में लगे कि ये बच्चे ट्रेन हो और हम इन बच्चों को हायर करें। वाह क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात। फिर हम लोग तीसरी डिसेबिलिटी पे चलते हैं सर, फिजिकल डिसेबिलिटी। जो लोग व्हील चेयर पे हैं या स्टिक यूज करते हैं, उनके लिए एक समाधान करना था हमें एक्सेसिबिलिटी का उन कंपनीज में। जैसे मैं सर एक छोटा सा एग्जांपल लूँगा, हमारा जो है एक बच्चा प्रदीप जायसवाल, 2011 की बात है, उसको IBM में नौकरी मिला सर। और वो कानपुर से आया, जैसे ट्रेनिंग लिया, IBM में नौकरी लगा और वो बच्चा पिछले 7 सालों से उस कंपनी में काम कर रहा है, तेज गति से दौड़ रहा है, अब करीब 45 से 50 हज़ार रुपए कमा रहा है। वाह 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 सर। दिव्यांग लोग मैंने देखा कि हाईली मोटिवेटेड होते हैं बट बहुत स्ट्रगल करते हैं सर वो जीवन में। जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको बताऊंगा सर, ज्योति हमारी स्टार बल्लेबाज जो कि लखनऊ से थी। मैं ज्योति का अगर हम लोग बात करें तो वो बचपन से ही दिव्यांग थी सर, व्हील चेयर पे थी। माँ बाप ने उसका अर्ली उम्र में शादी कर दिया सर, उसके 2 बच्चे हो गए और एक करीब 30 साल की उम्र में उसके पति ने उसको त्याग दिया सर। माँ बाप को था कि अब क्या होगा, बट उसको कहीं से पता चला कि जो है सार्थक एक संस्था है, वो सार्थक संस्था में उसने एडमिशन लिया। मोटिवेटेड थी, कुछ करना चाहती थी सर। उसको अभी कॉल सेंटर में नौकरी मिल गया है सर और वो अपने कॉल सेंटर में बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड 3 बार जीत चुकी है सर। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। ओके, तो डॉक्टर साहब बहुत ही कठिन परिश्रम आपने किया है लेकिन प्रभावशाली आपका डेडिकेशन। डॉक्टर साहब गेम को हम आगे बढ़ाएंगे आप। तो 5 प्रश्नों का आपने सही उत्तर दे दिया। अब अगला प्रश्न आएगा, यह है छठा प्रश्न और इसके लिए मिलेंगे आपको 20,000 रुपए। छठा प्रश्न 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ऋषि कपूर पर फिल्माए गए इस गाने के गायक कौन हैं? सिंगर। पता नहीं फिल्म गाने वगैरह आप सुनते हैं या नहीं? सर सुनते हैं। सुमन जी कह रहे हैं कि थोड़ा सा घबराहट आ गई उनके चेहरे के ऊपर प्रश्न को सुनते हैं। नाम नहीं पता। तो पिक्चराइज्ड ऑन ऋषि कपूर, हु इज द सिंगर ऑफ दिस सॉन्ग? हम आपको एक ऑडियो सुनाएंगे सर और आपको पहचानना है कि ऋषि कपूर पर फिल्माए गए इस गाने के गायक कौन है। गाना सुनाया जाए कंप्यूटर जी। किशोर कुमार नहीं है। विकल्प रखता हूं आपके सामने। ए शैलेंद्र सिंह, बी SD बर्मन, सी RD बर्मन या डी मोहम्मद रफी। मुझको कोई आइडिया नहीं है। हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन तो एक्सपर्ट है, फ्लिप है और वीडियो है फ्रेंड। शैलेंद्र सिंह, SD बर्मन, RD बर्मन या मोहम्मद रफी। मोहम्मद रफी और SD बर्मन में से कुछ हो सकता है। मोहम्मद रफी और SD बर्मन में कुछ लग रहा है। क्या किया जाए सर? डी मोहम्मद रफी को लॉक किया जाए। डी मोहम्मद रफी, ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। सही जवाब है आपका, बहुत बहुत बधाई आपको। मोहम्मद रफी साहब की आवाज थी। दर्द दिल गाने का शीर्षक था, फिल्म का नाम था कर्ज और गायक थे मोहम्मद रफी साहब। संगीत निर्देशक थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और इसकी लिरिक्स लिखी गई थी आनंद बख्शी साहब ने और इसके निर्देशक सुभाष घाई। बहुत ही उम्दा फिल्म बनी थी ये। यस सर। संगीत वगैरह सुनने का आपको काफी शौक होगा क्योंकि समय बिताने के लिए ये अच्छा एक मौका होता है। यस सर, यस सर। तो जब आपको समय मिलता है, कभी फ्री टाइम जैसे मिल गया, यस सर, अक्सर क्या करते हैं आप डॉक्टर साहब? सर जैसे अभी तो पिछले 12 सालों में तो जो है फ्री टाइम कम रहता है, बट
लेकिन मैं अभी थोड़ा एक तरह से ईश्वर कृपा से थोड़ा भागवत गीता, भागवत कथा ये सब सुनता हूँ सर। वाह, बहुत खूब। ओके, तो ये उत्तर सही हो गया, 20,000 हो गए। 7वां प्रश्न आएगा अब आपके सामने, 40,000 रुपए इसके लिए मिल सकते हैं। 7वां प्रश्न आपके सामने ये रहा, इनमें से कौन कभी केंद्र में मंत्री नहीं रहे? Who among the following has never been a union minister? 4 विकल्प रखता हूं आपके सामने। ए मिलिंद देवरा, बी रणदीप सिंह सुरजेवाला, सी सचिन पायलट, या डी ज्योतिरादित्य सिंधिया। बी सर, सुरजेवाला, रणदीप सुरजेवाला। रणदीप सिंह सुरजेवाला जी। बी, ताला लगा दिया जाए? लगा दीजिए ताला कंप्यूटर जी बी पे। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, बधाई, 40,000 रुपए जीत गए। रणदीप सिंह सुरजेवाला एक वकील और हरियाणा से राजनीतिज्ञ हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी रह चुके हैं। उन्होंने हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य किया है। मिलिंद देवरा, सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्र में राज्य मंत्री रह चुके हैं, स्टेट मिनिस्टर्स वो रह चुके हैं। 8वां प्रश्न आपके सामने ये रहा, इनमें से क्या दिव्यांग जनों के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक बीमा योजना का नाम है? Which of these is a health insurance scheme for persons with disabilities launched by the government of India? A. निर्मया या निरामय, B. प्रेरणा, C. समर्थ, या D. विरास। निरामय होगा ना? निरामय, प्रेरणा, समर्थ या विरास। इंश्योरेंस। फोर्थ क्या है? विरास नहीं है, प्रेरणा भी नहीं है, समर्थ भी नहीं है, निरामय। श्योर है? यस सर। लगा दिया जाए ताला? यस सर। ए कह रहे हैं निरामय, ताला लगा जाए। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है ये, बधाई बधाई बधाई। इस स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत सभी उम्र के व्यक्तियों को सिर्फ एक प्रीमियम भरना होता है और सभी प्रकार की विकलांगता के लिए एक जैसा कवरेज उनको मिलता है। इसके तहत 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष तक निःशुल्क इलाज की सुविधा भी है। ऑलराइट। प्रीमियम भी शायद बहुत कम है, शायद 100 रुपीज है। जी जी जी। तो डॉक्टर साहब, यस सर, कैसे आप प्रोत्साहित हुए कि आपको ये एक एनजीओ खोलना चाहिए, इसकी उद्घाटना करनी चाहिए? पहले आपके बाबूजी की 2 लाइनें बोलूंगा सर। जैसे वो बोलते थे ना कि मन का हो तो अच्छा और ना हो तो ज्यादा अच्छा और अच्छा। तो सर ये प्रेरणा का स्रोत था और ये 2007 की बात है सर, दिसंबर की, जब मेरे पास काम नहीं आ रहा था। जैसे मैंने 3 साल बाद जब मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन का काम किया तो 6,000 रुपीज़ कमाए, तो बड़ा खुशी हुआ कि 0 से 6,000 पे चला गया। तो मैंने पूरे देश भर में रिसर्च किया सर, ऐसी संस्थाओं में गया जहाँ पे इन दिव्यांग लोगों को ट्रेनिंग मिलता था, बट रोजगार के बारे में लोग वाकिफ नहीं थे कि कैसे इनको रोजगार दिया जाए। और फिर दृढ़ निश्चय किया कि एक संस्था बनाया जाए जो कि इनको इकोनॉमिकली एम्पावर करे। हमें लगा कि जो मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन की जो कंपनीज थी उनके सीईओ से हम लोग मिले। मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप बच्चों को सिलेक्शन भी आप कीजिए। हमने प्रोग्राम लॉन्च किया सर 2009 में। उनके जो सीईओज थे वो आए, उन्होंने बच्चों को 8 बच्चों दिव्यांग लोगों को सेलेक्ट किया कि आप इनका ट्रेनिंग कीजिए। ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने अपना ट्रेनर भी भेजा सर, और ट्रेनिंग के फिर उसके बाद उनका ट्रेनिंग सक्सेसफुल हुआ और सक्सेसफुल होने के बाद उनकी नौकरी लगी सर। दिव्यांग लोगों के उसमें एक गूंज आ गया कि दिव्यांग लोगों को प्राइवेट सेक्टर में नौकरी मिलने लगी, और वो फिर और डिसेबिलिटी के लोग जो हीरिंग इम्पेयर्ड थे, फिजिकली डिसेबल्ड थे, इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड, सब लोग आने लगे सर सार्थक में। और फिर हम लोग जैसे एक सेंटर से स्टार्ट हुए थे, पूरे देश भर में 12 सालों में फैल गए सर। 21 सेंटर्स हैं अभी, 15 राज्यों में हम कार्यरत हैं। और उसके साथ साथ जो एक परिवर्तन आया, मैंने जो पर्सनल लेवल पे एक्सपीरियंस किया था, जो कॉर्पोरेट लेवल पे की उनको जो एक्सेप्टेंस था, वो एक्सेप्टेंस, ये बड़ी बात हुई, बड़ी बदलाव हुई। तो सर इसमें आपका जो है ना सर कि जब सेटबैक होता है तो फिर कमबैक होता है। तो ये सर अब जो है जीवन जो है आखिरी सांस तक मेरा इसी काम के लिए रहेगा। वाह, बहुत खूब सर। हर दिव्यांग को हम बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं आपको डॉक्टर साहब। बहुत ही नेक सोच है आपकी, बहुत आपने परिश्रम किया इस ओर,
कि किस तरह से रोज़गार जो है इनके लिए बने, क्योंकि जब रोज़गार होगा तभी अपने जीवन में आगे बढ़ सकेंगे। ओके डॉक्टर जितेंद्र, डॉक्टर सुमन, हमारे पास एक वीडियो है जो हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। मेरे 3 बेटे हैं, 1 बेटी है जी। और कुदरत का ये नियम है कि छोटे से ज़्यादा लगाव होता है। ये अपनी मम्मी का ज़्यादा प्यारा बेटा था। शुरू से ही कभी भी इसने मायूसी अपने मन पे नहीं ली और हरदम ही एक क्रेज था ये है कि मैं कुछ करूँगा। जब भी मेरी बातें होती थी तो इसने कभी भी ये फील नहीं किया कि मेरे साथ ये हादसा हो गया। जो बात मेरे को कहनी चाहिए वो ये मेरे से कहता था कि ये जिंदगी मिली है कुछ करने के लिए, ये टाइम निकल जाएगा फिर दोबारा हाथ नहीं आएगा। मतलब ऐसी बातें ये मेरे से कहता था। मन में कितनी खुशी होती थी कि भी इतने बढ़िया विचार हैं और वही बात आज इस मंजिल पर इसको पहुंचाया है। इनिशियली इट वाज स्ट्रगल, बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी कोप अप किया। ऑफ कोर्स इट्स ए इमोशनल अचीवमेंट आल्सो। इसके एनुअल फंक्शन में आते हैं और वो बच्चे वहाँ खड़े होकर कहते हैं कि हमारे लिए सब कुछ ही सार्थक है, डॉक्टर जितेंद्र ही हैं हमारे को, मतलब कि अंधेरे में से उजाले में लाने वाले। हेलो, इसकी सबसे बड़ी प्रोग्रेस का कार्य इसकी धर्मपत्नी है, जो जिसका उसका इतना बड़ा सहयोग है हर तरह से। मतलब ये है वोटिंग हो गया यूएस का। अच्छा, हाँ, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। हम तो दूर रहते हैं, सारा सहयोग उसी का है। बगैर साथ के कहीं पर भी आदमी कहीं जा नहीं सकता। पिताजी के शब्द बहुत ही भावुक। यस सर। और कितना मान सम्मान दिया उन्होंने आप दोनों को। डॉक्टर सुमन, आपको भी आपका साथ था, आपने संभाला इनको, सहयोग रहा आपका, तब जाकर के ये इस मुकाम पर पहुंच सके। बहुत दुख ऐसे अवसर पर आप कुछ कहना चाहेंगे सुमन जी? बहुत दुख लगता था, मतलब कि इतना सब कुछ करने के बाद सोसाइटी आपको अच्छी से नहीं देखती है जी। आप जो पेशेंट रिस्पेक्ट करते हैं वो बात करना नहीं पसंद करते जब इनसे, और आपका बच्चा बड़ा हो रहा है उसकी भी कुछ एक्सपेक्टेशन है, वो भी आप नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन यही था, डिटर्मिनेशन थी, लड़ाई भी हो रही थी। एक यही हमेशा ये लगता था कि करना तो है, जीना तो है, एक बच्चा है, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमको उसके लिए करना है, अपने लिए नहीं तो उसके लिए तो करना ही है। तो वही एक शायद लेके चलता गया। फिर इनका विजन था, डिटर्मिनेशन था कुछ करने का, कि ऐसे नहीं रहना है ना। कहते हैं ना कि एक एडवर्सिटी होता है तो अपॉर्चुनिटी आता है, तो वही था, एडवर्सिटी विजन गया। शायद भगवान उस टाइम भगवान को बोलते थे कि मेरे साथ क्यों लड़ाई होता था लिटरली मेरा भगवान जी से, कि मेरे साथ क्यों किया, मेरा क्या गलती था। अब एक दिन बताओ जिस दिन किसी के लिए मैंने कुछ गलत किया हो, एक दिन बता दो मुझे, आई विल एक्सेप्ट। तो वो एक लड़ाई भगवान जी के साथ चलता था, साथ में डॉक्टर जितेंद्र के साथ भी चलता था। लेकिन अभी सॉल्यूशन कुछ करना है और काम किया, शुरू किया, धीरे धीरे किया, जैसे जैसे सामने आता गया वैसे वैसे किया फिर उसको। और दूसरा एक कि इन्होंने कभी क्लिनिक मेरे साथ जाना नहीं छोड़ा, कि घर नहीं बैठे, मेरे साथ क्लिनिक जाते थे हमेशा, हम इकट्ठे जाते थे, इकट्ठे आते थे, वो बैठ जाते थे और बाकी सब फिर प्रोसीजर मैं ही करती थी, मैं कर लेती थी। तो वो एक प्लस पॉइंट रहा। फिर बच्चा है, ये दो चीज़ों ने बांधे। यही बात मैं आपसे कहने वाला था, क्योंकि डॉक्टर साहब ने अभी बहुत अच्छी बात कही। ईश्वर की कृपा है आपके बेटे को, जो इस तरह की बीमारी जो है वो अभी नहीं आई है, और हम उम्मीद करते हैं कि कभी ना आए। जी, बहुत बहुत बधाई आपको डॉक्टर साहब और डॉक्टर सुमन, आप दोनों को। आएगा आपके सामने नवा प्रश्न, और इसका मूल्य है 1,60,000 रुपये। तैयार हो जाइए डॉक्टर जितेंद्र, डॉक्टर सुमन। नवा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत महाकाव्य के किस पर्व का हिस्सा है? श्रीमद्
भगवद गीता इज पार्ट ऑफ विच पर्व ऑफ द एपिक महाभारत? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए वन पर्व, बी विराट पर्व, सी भीष्म पर्व या डी सभा पर्व? पर्व का हिस्सा है भागवत गीता। वन, भीष्म, विराट, सभा। सभा तो नहीं होना चाहिए, विराट हो सकता पहले है। से बोलो, फर्स्ट क्या है? वन पर्व, हाँ, विराट पर्व, भीष्म पर्व, सभा पर्व। मुझे लगता है विराट पर्व हो सकता है, मे बी। वन तो भीष्म पर्व हो सकता है। भीष्म पर्व सर। भीष्म पर्व। क्या करना चाहेंगे सर? सी भीष्म पर्व को लॉक किया जाए सर। भीष्म पर्व पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए कंप्यूटर जी। सी लगाइए ताला। भाई साहब आप बिल्कुल सही निकले, वाह, बधाई आपको। कुरुक्षेत्र की युद्ध से पूर्व श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया जो श्रीमद् भगवद गीता के नाम से प्रसिद्ध है। महाभारत के भीष्म पर्व में भगवद गीता का वर्णन है। तो डॉक्टर साहब आपने तकरीबन 20,000 ऐसे व्यक्तियों के जीवन को परिवर्तित कर दिया है। कुछ लोग हैं जो अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहते हैं आपके प्रति और डॉक्टर साहब आपके प्रति। हमारे पास एक वीडियो है, हम चाहते हैं कि वो वीडियो आप देखें और सुनें। 2015 में बीटेक फर्स्ट डिवीजन से पास होने के बाद 2 साल तक मैं फ्री बैठा हुआ था, मतलब कोई जॉब नहीं थी। ऐसा नहीं था मैं घर पे बैठा हुआ था, बहुत सारी इंटरव्यू दिए मैंने। बट कुछ ऐसी कंपनियां थी कि जिन्होंने सिलेक्ट करने के बाद भी मुझे ना लेके दूसरे बंदे को लिया, जबकि मेरे मार्क्स ज्यादा थे। बिकॉज कि मैं हैंडीकैप हूं तो फ्लेक्सिबल नहीं हो पाऊंगा, दैट्स व्हाई। पहले से मन बना लेंगे, उस बंदे को मौका ही नहीं देंगे तो फिर वो बंदा आगे कैसे बढ़ेगा। फिर एक लेडी ने उन्होंने मुझे रेफर किया कि आप सार्थक में जाइए, वो आपकी जॉब में हेल्प करेंगे। मैंने सार्थक में ये देखा है जैसी आपकी डिसेबिलिटी है, आपके टीचर भी उसी चीज में वेल परफेक्ट टाइप के टीचर थे, वहाँ पे ट्रेनर्स थे। अभी के टाइम में कोई किसी के बिना पैसे के हेल्प नहीं करता है, बट सार्थक हेल्प भी करता है सर, और काफी लोगों को एजुकेशन ट्रेनिंग वगैरह भी देता है और फ्री ऑफ कॉस्ट। इट्स सो मोटिवेशनल। मेरा जरिया जॉब का अगर मैं कहूँ तो सार्थक ही था। अभी मेरे पास डाटा एनालिस्ट के पोस्ट पे ग्लोबल लॉजिक में वर्क कर रहा हूँ। बहुत खुशी हुआ कि चलिए हमारे बच्चे को ये जॉब मिली, बहुत हेल्प हो गया इसकी वजह से। अब जैसे रूम का किराया वो अकेले दे रहे थे, खाना खर्चा सब था अकेला, अब इनकी कुछ मदद हो गई, हेल्प हो गई। और सर एक बात मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक आप खुद को नहीं पहचानोगे दुनिया आपको कभी नहीं पहचान पाएगी। पहले मुझे समझ नहीं आता था, मैं ना लोगों को फेस करने में बहुत डरती थी। प्रॉब्लम हर काम में होती है, जैसे कि यहाँ पे किसी को साइन लैंग्वेज नहीं आती तो मैं यहाँ पे सबसे लिखकर बात करती थी, एक्सप्रेशंस जेस्चर्स के थ्रू मैं समझाती थी। पहले मेरे को फैमिली में सपोर्ट नहीं था, जैसे उनको भी कोई नॉलेज नहीं थी कि बाहर लड़कियों का जाना ठीक है या नहीं है। लेकिन जब मैंने सार्थक ज्वाइन किया तो वहाँ पे टीचर्स ने उनको समझाया कि लड़की है तो क्या हुआ, अगर डेफ है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको अलाउ करो कि ये जॉब के लिए जाए, ट्रेनिंग ले। सार्थक से 3 महीने की ट्रेनिंग ली, काफ़ी कुछ सीखा। उसके बाद मेरी जॉब लगी तो उससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा। जैसे बिग बास्केट में मैं अभी काम कर रही हूँ तो इससे मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, जैसे मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट हो गई। पहले के लोगों की थिंकिंग थी कि ये कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देख के लगता है कि ये हमारे बराबर का काम करता है और बहुत उत्साह रहता है काम करने का इन लोगों के अंदर। बोल नहीं पाते हैं लेकिन आज को यहाँ पे काम कर रहे हैं, टैलेंट है और हमें लगता है कि हमसे ज़्यादा इनको टैलेंट है। अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो सब कुछ बहुत अच्छा रहा है, काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, सारे काम में मैं एक्सपर्ट हो गई हूँ। अभी मुझे यहाँ पे लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगता है, कोई भी यहाँ पे नया आता है तो थैंक्स बोलना चाहती हूँ सार्थक को, क्योंकि सार्थक की वजह से मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई।
अद्भुत काम कर रहे हैं आप डॉक्टर साहब, और डॉक्टर सुमन आप भी। बहुत ही सराहनीय काम है ये। ऐसे लोगों के लिए आप एक ईश्वर रूपी हैं। सार्थक को आपने सार्थक कर दिया। अब हम चाहते हैं कि आपका ध्यान अब गेम की तरफ हो, और अगले प्रश्न को भी आप सार्थक कर दीजिए। अब यहाँ पर आएगा अगला प्रश्न, जो कि है खेल का दूसरा पड़ाव। यस सर। चांस मत लीजिएगा। यस सर। सही उत्तर ना मालूम हो तो लाइफलाइन है, उसका आप उपयोग कर सकते हैं। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हरियाणा और कर्नाटक का राजकीय पुष्प क्या है? फूल हरियाणा का। What is the state flower स्टेट फ्लावर of Haryana and Karnataka? 4 विकल्प हैं आपके सामने। A लोटस, B चमेली, C चंपा या D रोज गुलाब। चंपा, चमेली या कमल? बीजेपी का वो है ना, लोटस है ना, तो गुलाब होगा इसमें। चमेली तो हो सकता है। नहीं, गुलाब होगा। मैं गुलाब सर गुलाब पे बात बन रही है सर। देख लो आप। यस सर। चमेली लग रहा मुझको तो। आप चाहें तो लाइफलाइन ले सकते हैं अगर कष्ट हो रहा हो तो। यस सर, लाइफलाइन लेंगे सर। ओके, शांत हो जाए, चल पड़ी जी। 3 लाइफलाइन बची हुई है आपकी। यस सर। तो क्या लेंगे? वीडियो कॉल फ्रेंड करेंगे। ओके, कबीर महाशय इसको अंकित किया जाए। डॉक्टर साहब, आपने कुछ नाम दिए थे जिनसे आप बात कर सकना चाहते। यस सर। ये है वो नाम। सिद्धार्थ रस्तोगी जी हैं, अजय कंचन हैं, NV चंद्रमौली जी हैं, सुरेश कुमार गुप्ता हैं और प्रतीक गर्ग। यस सर। इनमें से किससे बात करेंगे? क्या आपको लगता है कि इनमें से किसके पास इसका सही उत्तर होगा? प्रतीक के पास हो सकता है सर। प्रतीक गर्ग। यस सर। उनसे आप बात करेंगे? यस सर। ओके, कबीर महाशय, प्रतीक गर्ग जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। क्या कर रहे हैं ये आजकल? सर ये यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तब तो पता होना चाहिए इनको। हेलो प्रतीक जी। हाँ जी, नमस्कार सर। प्रणाम, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्कार सर। डॉक्टर जितेंद्र अग्रवाल और उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर सुमन अग्रवाल जी जी एक प्रश्न पर आकर के ये अटक गए हैं। ठीक है। आपको 45 सेकंड के अंदर अंदर बताना है कि सही उत्तर क्या है। ऑलराइट, अगली आवाज डॉक्टर सुमन की, ठीक है? यस। डॉक्टर सुमन, आपका समय शुरू होता है। आप What is the state flower of Haryana and Karnataka? Option are कमल, चमेली, चंपा, गुलाब। Flower of Haryana. फूल। I think it should be B or C. I'm not sure. Name चमेली या चंपा? I'm not sure. Thank you प्रतीक। नहीं, श्योर नहीं है। एक और लाइफलाइन आप ले सकती हैं इस समय। फ्लिप द क्वेश्चन सर। हाँ, फ्लिप द क्वेश्चन। शांत हो जाए। एक और लाइफलाइन लेंगे डॉक्टर साहब। यस सर। फ्लिप द क्वेश्चन, इसको अंकित कीजिए। डॉक्टर साहब, ये प्रश्न हम हटा देंगे, एक नया प्रश्न आएगा, लेकिन जाने से पहले हमें इस प्रश्न का उत्तर बताना पड़ेगा अपने दर्शकों के लिए। किसी एक को गैस कीजिए। चमेली। चमेली। बी चमेली पे ताला लगाइए। जी नहीं, ये गलत होता। सही उत्तर है लोटस। कमल का फूल जो है वो हरियाणा और कर्नाटक का राजकीय पुष्प है। कमल भारत का राष्ट्रीय फूल भी है। ऑलराइट, तो इस प्रश्न को हम हटा देंगे। एक हमारे पास 11 विषयों की एक सूची थी, ये है वो सूची, और आपसे कहा था किसी एक विषय को आप चुने। यस सर। डॉक्टर सुमन, कौन सा आपने चुना था? माई सिटी माई स्टेट। माई सिटी माई स्टेट को आपने चुना। ऑलराइट, कबीर महाशय, माई सिटी माई स्टेट के आधार पर फ्लिप द क्वेश्चन जो है उसको हमारे सामने अब पेश किया जाए। दिल्ली में स्थित इनमें से किस स्थान का नाम मुगल सम्राट शाहजहां और मुमताज महल की दूसरी बेटी के नाम पर है? Which of these places located in Delhi is named after the second daughter of the Mughal Emperor Shah Jahan and Mumtaz Mahal? आपके सामने अब मैं ऑप्शन रखता हूं। ए शालीमार बाग, बी रोशन आरा बाग, सी नीति बाग या डी गुलाबी बाग? गुलाबी बाग। मुझे नहीं पता। शालीमार बाग, रोशन आरा बाग, नीति बाग, गुलाबी बाग।
रोशन आरा भी हो सकता है। रोशन आरा सर। है जी, रोशन आरा सर। ताला लगा दे। यस सर। बी पे ताला लगाया जाए, ये सही जवाब है। दूसरा पड़ाव पार कर लिया आपने। 10 प्रश्नों का सही उत्तर देकर 3,20,000 और एक चेक आता है ऐसे समय पर 3,20,000 रुपए का। यह है आपका चेक 3,20,000 रुपए का। बहुत बहुत बधाई आप दोनों को। रोशन आरा बाग जो एक मुगल शैली का पार्क है, जो दिल्ली विश्वविद्यालय के उत्तरी परिसर में के पास स्थित है। यस सर। 1650 में रोशन आरा ने अपने रहने के लिए इसको ठीक उसी समय डिजाइन किया था जब शाहजहां शाहजहानाबाद का निर्माण कर रहे थे। 1671 में यस सर। रोशन आरा मृत्यु के बाद उन्हें यहीं दफनाया भी गया था। रोशन आरा बाग बिल्कुल सही जवाब दिया। ऑलराइट, अब आप जीत गए हैं 3,20,000 रुपए। खेल में कुछ परिवर्तन होगा, वो ये एक तो ये जो घड़ी चल रही थी ना, चल पड़ी, ये शांत हो जाएंगी। यस सर। अब आपके पास प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए समय ही समय है। यहां हमारा जो सप्तकोटि द्वार है 7 करोड़ का, वो खुल जाता है। जितने भी हमारे प्रत्याशी यहां पर आते हैं उनसे हम ये पूछते हैं 3,20,000 रुपए जीतने के बाद कि क्या कीजिएगा इस धनराशि का। हमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम सर, हम लोग ग्लोबल रिसोर्स सेंटर बना रहे हैं गुड़गांव में सर। ओके। हमारे देश में सर, जैसे आप देखेंगे कि डिसेबल्ड जो ऑर्गेनाइजेशन है बहुत सारी हैं, हजारों में हैं सर, और उनका जो पैशन है, कमिटमेंट है, वो बड़ा ज़बरदस्त है सर। तो उन पर वो लोग स्ट्रगल करते हैं सर, उनके पास रिसोर्सेज की कमी है, उनके पास कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट नहीं है। तो हमने सार्थक ने एक निश्चय किया है कि हम उन लोगों को कैपेसिटी बिल्ड करें, ताकि अगर वो मुर्शिदाबाद में है या बनारस में है तो वहाँ पे सार्थक जैसे ही चला सके। तो ये ग्लोबल रिसोर्स सेंटर उसमें एक बड़ी कड़ी होगा सर। और उस सीरीज़ में हमें हरियाणा सरकार ने एक स्पेस भी उपलब्ध करा दिया है गुड़गांव में सर। और सर एक दो चीज़ें और हैं इसमें सर, कि हमारे देश में अभी जैसे जनगणना की बात करें तो 2011 में जब जनगणना हुआ तो 2.68 करोड़ नंबर आया था, बट वर्ल्ड बैंक के हिसाब से पूरे विश्व में 15% दिव्यांग लोग हैं। तो हमारे देश में भी 10 करोड़ से कम दिव्यांग लोग नहीं हैं। तो और हम लोग गांव के लोगों तक आउटरीच कब करेंगे सर? उसी सीरीज़ में सर हम लोग एक आईटी कंपनी के साथ मोबाइल ऐप बना रहे हैं। ईश्वर कृपा से नेक्स्ट ईयर तक वो लॉन्च करेंगे, जिसमें गांव-गांव तक वो ऐप पहुंच जाएगा सर। जी। और उस ऐप पे पहुंचने के बाद उस दिव्यांग बच्चे को या माँ बाप को सिर्फ अपना नाम और नंबर डालना है सर। मान लीजिए बच्चा 5 वर्ष का है, तो 5 वर्ष के बच्चे का इन्फॉर्मेशन उसने रख दिया, तो हमारी टीम उसकी 50 वर्ष तक, मतलब उसका जो अगर अर्ली इंटरवेंशन का ज़रूरत है तो एजुकेशन के लिए कौन से स्कूल मुर्शिदाबाद के पास है वहाँ जाएगा, उसकी स्किल के लिए कौन सा सेंटर बनेगा, नौकरी कहाँ लगेगी, एम्पावरमेंट का प्लान उस मोबाइल ऐप से ट्रैक किया जाएगा सर। तो ये एक लग रहा है कि आने वाले समय में हर दिव्यांग के लिए एक बहुत बड़ा वरदान सिद्ध होने वाला है सर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस कार्यक्रम के बाद बहुत सारी बातें जो हैं वो हमारे जो जनता इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनको पता चलेगा, ज्ञान होगा उनके। डॉक्टर साहब, गेम को हम आगे बढ़ाएंगे अब, और ये आ रहा है आपके सामने 11वां प्रश्न। मूल्य है इसका 6,40,000 रुपए। एक लाइफलाइन बची, उसका इस्तेमाल कीजिएगा यदि आपको सही उत्तर ना मालूम हो तो, क्योंकि यहाँ आप कुछ खोएंगे नहीं, इसलिए खेलिएगा जरूर। 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत के किस प्रधानमंत्री का जन्म हरदनहल्ली नामक स्थान पर हुआ था? Which Prime Minister of India was born at a place called Haradanhalli? A. Narasimha Rao. B. Morarji Desai. C. Charan Singh. D. Devegowda. देवगौड़ा होगा। देवगौड़ा देवगौड़ा कर दे लो। कर देना चाहिए। सर देवगौड़ा सर। देवेगौड़ा? यस सर। श्योर है? यस सर। लगा दें ताला? यस सर। यस सर। डी देवेगौड़ा साहब पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने डॉक्टर साहब। HD देवेगौड़ा साहब का पूरा नाम है हरदनहल्ली डोड्डेगौड़ा देवेगौड़ा है। इनका जन्म 1933 मैसूर, अब जो कर्नाटक में है, यस सर, के हरदनहल्ली नामक जगह पर हुआ था।
ये 1994 से 1996 तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री और फिर जून 1996 से अप्रैल 1997 तक वो भारत के प्रधानमंत्री भी रहे। ओके, 11 प्रश्न का उत्तर हो गया है। 6,40,000 रुपए आप जीत गए हैं। एक लाइफलाइन, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइन अभी भी बची है और अगला प्रश्न दे सकता है आपको 12,50,000 रुपए। 12वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसकी हत्या के दोष में मदन लाल ढींगरा को 1909 में लंदन में फांसी दी गई थी? For killing whom was Madan Lal Dhingra hanged to death in London in the year 1909? ऑप्शन देता हूं आपके सामने। A. Lord Chelmsford, B. Sir Curzon Willie या Wiley, C. Lord Curzon या D. Sir Michael O'Dwyer। डायर 1909 में। वो तो 1919 में, सी होगा। कर्जन आर यू श्योर? आई एम नॉट श्योर बट आई एम गेसिंग लॉर्ड कर्जन हो सकता है। एक बार दोबारा ऑप्शन पढ़ना। लॉर्ड चेम्सफोर्ड, सर कर्जन वाइली, लॉर्ड कर्जन, सर माइकल ओडवायर। मेरे को तो एक्सपर्ट का एडवाइस ले लेना चाहिए। मेरे को कोई आइडिया नहीं। हाँ सर, एक्सपर्ट एडवाइस लेंगे। ओके, इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानते हैं और एक्सपर्ट एडवाइस लेना चाह रहे हैं। कबीर महाशय, इंटेलिजेंट एक्सपर्ट के साथ संपर्क करवाया जाए। अर्चना जी, आपकी बारी आ गई है, प्रकट होइए और मदद कीजिए हमारी। अर्चना जी, प्रश्न तो आपने सुन लिया होगा, एक बार फिर दोहराता हूं। इनमें से किसकी हत्या के दोष में मदन लाल ढींगरा को 1909 में लंदन में फांसी दी गई थी? राइट, ऑप्शन रखता हूं अर्चना जी और 60 सेकंड के अंदर आपको उत्तर देना है। रेडी? A. Lord Chelmsford, B. Sir Curzon Willie, C. Lord Curzon या D. Sir Michael O'Dwyer। जितेंद्र जी, इसका सही उत्तर है सर कर्जन वाइली। सही उत्तर है सर कर्जन। मदनलाल ढींगरा जी ने एक बार लॉर्ड कर्जन की भी हत्या करने की कोशिश की थी, पर वो लेट हो गए इसलिए कर नहीं पाए। बट सर कर्जन वाइली की उन्होंने असैसिनेट किया। ओके, थैंक यू। जाएंगे आप इनके साथ? यस सर। क्या किया जाए? ताला लगा दें? सर कर्जन वाइली कह रहे हैं बी पे ताला लगा जाए। बिल्कुल सही उत्तर है अर्चना जी। बधाई बधाई बधाई, धन्यवाद दे दीजिए आप उनको। 1 जुलाई 1909 को नेशनल इंडियन एसोसिएशन के वार्षिक उत्सव में भाग लेने के लिए भारी संख्या में भारतीय और अंग्रेज इकट्ठे हुए। वहीं पर 22 वर्षीय छात्र मदन लाल ढींगरा ने सर विलियम कर्जन वाइली पर गोलियां दाग दी। यह है इसका उत्तर। अब आप जीत गए हैं 12,50,000 रुपए और आ रहा है 13वां प्रश्न 25 लाख रुपयों के लिए। अब आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं बची है। अगर आपको उत्तर न मालूम हो तो आप क्विट कर सकते हैं। यस सर। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दो 2020 में नीदरलैंड के शोधकर्ताओं ने मानव शरीर में पहले से मौजूद अंदरूनी अज्ञात अंग के एक सेट का पता लगाया है। वो अंग कौन सा है? In 2020, researchers in the Netherlands discovered what may be a set of previously unidentified organs in the human body. What organs are these? Options रखता हूं आपके सामने। A. A pair of internal ears. B. Layers of skin. C. A pair of salivary glands या salivary glands. D. A pair of sinuses. हिंदी में देता हूं आपको। वे अंग के कौन से अंग हैं? आंतरिक कान का एक जोड़ा, त्वचा की परतें, लार ग्रंथियों की एक जोड़ी और ए पेयर ऑफ साइनसेस, साइनस की जोड़ी। सी, ए पेयर ऑफ salivary glands। श्योर है? श्योर। डॉक्टर साहब बड़ी जल्दी उत्तर दे दिया आपने। उन्होंने पढ़ा था सर अभी। ओके, सी कह रहे हैं ताला लगाने को कंप्यूटर महाशय। जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। बधाई बधाई बधाई।
25 लाख रुपए जीत लिया आपने। ये इसकी जानकारी अभी हाल ही में हुई हाल ही है। में रिसेंटली लास्ट उन्होंने कहा कि थ्रोट के अंदर कुछ 2 और यंत्र निकले हैं। ब्रेन का सर्जरी हो रहा था उनका। अच्छा अच्छा, किसी का। तो ये एक्चुअली क्या है डॉक्टर साहब? सलाइवरी ग्लैंड से जो थूक सलाइवा आता है, हाँ जी, सलाइवा ब्लास्ट जो आता है, तो वो कुछ ग्लैंड्स हैं हमारे अंदर जो वो सिक्रीट करती हैं। तो ये एक्स्ट्रा है ये अभी तक पता नहीं थी, जो है ऑलरेडी हमारे अंदर। तो ओह। ये अभी पता तो नॉर्मली कितने होते हैं नॉर्मली 3 पेयर्स हैं हमारे पास, जिनकी वजह से सलाइवा बनता है? सलाइवा आता है। और अब ये कह रहे हैं कि एक जोड़ी और है, जोड़ी और है, मतलब कि 4 जोड़ियां। 4 जोड़ी सबलिंगुअल। कहाँ पर स्थित है ये हमको तो पता। ये एक पैरोटिड, सबलिंगुअल और सब मैक्सिलरी है। अभी तो सब मेडिकल टर्म आप बता रही हैं, हमको हमारे समझ आता। आम आदमी को समझाना हो तो कैसे समझाएंगे? अगर बोल दिया कि भैया तुम्हारे गले के अंदर पहले 3 थे अब 4 हो गए, तो समझेगा क्या? सर एक जीभ के नीचे है सर, एक तो। अच्छा अच्छा, एक इधर थोड़ा सा अंदर को होता है और एक थोड़ा मैक्सिला के, मतलब एक इधर जो बड़े वाले जबड़े के पास में रहता है। अच्छा अच्छा, वहां पर होते हैं ये ग्लैंड्स, वहां से बनता है। ऑलराइट, काश इसका एक्सप्लेनेशन। अरे यार, हूटर बच गया ये। डॉक्टर साहब, यस सर, आज हमें खेल यहीं समाप्त करना पड़ेगा। आपको हमने बताया था कि हूटर बजने तक हम लोग खेलेंगे। डॉक्टर जितेंद्र अग्रवाल, डॉक्टर सुमन अग्रवाल, यदि आप हमारी जनता को कोई एक मैसेज देना चाहें। सार्थक का प्रयास दिव्यांग लोगों का विकास बन गया है। ऐसे ही मैं हर दिव्यांगजन से निवेदन करूंगा कि उनका जो हुनर है उसी की कदर है। आपको इस लड़ाई में जो है निराश नहीं होना, बिकॉज आप इस सार्थक के माध्यम से जितने सेंटर्स हैं, अर्ली इंटरवेंशन से लेके एजुकेशन स्किल, उनसे जुड़िए। और माँ बाप जो गांव में हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आप इन बच्चों को स्किल दीजिए। इनको रोजगार मिलने के लिए कोई नामुमकिन बिल्कुल नहीं है, बिकॉज इन लोगों में इतना सब कुछ है। अगर हम लोग हर एक दिव्यांग बच्चे के बारे में सोचें, उसके बारे में, तो हम लोग हर इस पृथ्वी पे जितने दिव्यांग लोग हैं सबको एम्पावर कर सकते हैं। एंड वी कैन थिंक ऑफ ए ड्रीम फॉर ए वर्ल्ड जिसमें हर दिव्यांग आत्मनिर्भर बन जाए। वाह, बहुत खूब सर, बहुत बहुत बधाई सर। तो आज का खेल यहीं समाप्त होता है। 25 लाख रुपए आपने जीत लिए हैं, और ये जो 25 लाख रुपए हैं आपकी संस्था को यहीं से मोबाइल ऐप द्वारा हम ट्रांसफ़र कर देंगे। आपकी संस्था का नाम आ गया, ट्रांसफ़र नाउ दबाया और 25 लाख रुपए यहाँ भर दिए। 4 5, ये 25 लाख रुपए हो गए। कंफर्म किया और यकीन मानिए ये आपके बैंक अकाउंट में चला गया। 25 लाख रुपए शीघ्र से शीघ्र आपके अकाउंट में चला गया। ऑलराइट, डॉक्टर जितेंद्र अग्रवाल का हम उन हज़ारों लोगों के मार्गदर्शक बनने के लिए सम्मान करना चाहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इनकी सकारात्मक ऊर्जा का संचार हर इंसान में हो जो कि आज हमारा ये कार्यक्रम देख रहे थे। कौन बनेगा करोड़पति की तरफ से एक उपाधि चिन्ह हम आपको भेंट के स्वरूप देना चाह रहे हैं। प्लीज़ उसे स्वीकार किया जाए। केबीसी की तरफ से आपके लिए नहीं, ये मत कीजिए। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, अंदर से।